हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स डिकोड। सोशल इश्यूज का ये सेकेंड पार्ट है जिसको आज हम कवर करेंगे पीटी 365 में। सबसे पहला टॉपिक है इसमें एजुकेशन का और पहली न्यूज है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट के बारे में। पार्लियामेंट ने 2023 में इस एक्ट को बनाया है। देखिए, अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च करना। इसको इसलिए सेटअप किया गया है ताकि एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन से हम लोग रिसर्च और इनोवेशन में काम कर सकें और साइंस, इंजीनियरिंग या हेल्थ के फील्ड में और अच्छा स्कोप जो है वो क्रिएट कर सकें। साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इंटरफेस जो है ह्यूमैनिटी का और सोशल साइंसेज का, वो इस रिसर्च सेंटर के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा इसमें गवर्निंग बोर्ड बनाया जाएगा जो दरअसल डिस्कस करेगा कि इस फाउंडेशन में काम किस तरीके से होगा। इसमें प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होंगे। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट में यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक रहेंगे और यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इसमें एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। बाकी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स नीति आयोग के, साइंस एंड टेक के डिपार्टमेंट के, बायोटेक के डिपार्टमेंट के, ये सब रहेंगे। मेंबर सेक्रेटरी की बात करें तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो है ये मेंबर सेक्रेटरी रहेंगे। जो प्रेसिडेंट है गवर्निंग बोर्ड के, यानी कि आपके एक्स ऑफिशियो प्राइम मिनिस्टर, ये मेंबर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। कहाँ से? प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक एंड इनोवेशन काउंसिल से, किसी इंडस्ट्री से, किसी ह्यूमैनिटी के फील्ड से। बस ये देखते हुए कि इन सब जो भी मेंबर्स को सिलेक्ट किया जा रहा है ये साइंस एंड टेक के फील्ड में अच्छा काम कर रहे हों। प्रेसिडेंट ऑफ गवर्निंग बोर्ड जो है इनके द्वारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। काउंसिल का मेन पर्पस क्या होगा? इस एक्ट को अच्छे से इंप्लीमेंट करवाना। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होंगे, ये एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन भी होंगे काउंसिल के। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में गवर्नमेंट ऑलरेडी कुछ इनिशिएटिव कर चुकी है साइंस टेक के फील्ड में, जैसे इम्प्रिंट इंडिया मतलब इम्पैक्टिक रिसर्च एंड इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी नाम का इनिशिएटिव चलाया गया था, जिसमें ऑल अक्रॉस द इंडिया जो आईआईटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है इन सबको ज्वाइंटली एक साथ लाया गया था और रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन करवाया गया था। फिर और एक आपकी स्कीम थी फिस्ट, यानी कि फंड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ साइंस एंड टेक इंफ्रास्ट्रक्चर। नाम से क्लियर है, साइंस एंड टेक का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको ग्रो करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। उसके बाद थी पर्स स्कीम, जिसका मेन आपका फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस, ताकि यूनिवर्सिटी में रिसर्च का स्कोप बढ़ सके। उसके बाद थी सर्ब पावर, प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द वुमेन इन रिसर्च फील्ड, क्योंकि देखिए विमेन जो है वो साइंस और इंजीनियरिंग के फील्ड में ज्यादा रहती नहीं है, उनके प्रमोशन के लिए ये स्कीम लाई गई थी। फिर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है इसको अब लाया गया है ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट फोस्टर हो सके। अब ध्यान रखिएगा, पीटी में आपका जो क्वेश्चन आएगा वो इम्प्रिंट इंडिया कौन सी मिनिस्ट्री की है, क्या स्कीम है, ये सीधा आएगा। फिस्ट क्या है ये आएगा, फुल फॉर्म नहीं देके शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें, ये आपका फाउंडेशन एक्ट जो है इसमें जो बॉडी बनेगी उसका मेन पर्पस रिसर्च से रिलेटेड होगा। ये फंडिंग प्रोवाइड करेंगे एलिजिबल पर्संस को जो रिसर्च में काम कर रहे हैं, रिसर्च इंफ्रा को असिस्ट करेंगे, साइंटिफिक रिसर्च जो होता है उसका जो पैसा है उसको एनालाइज करेंगे कि सही से पैसा यूज हो पाए, इंटरनेशनल लेवल पे कोलैब करेंगे प्रोजेक्ट्स के लिए। अब हम बात करेंगे आगे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होगा इस फंड का। फंड की अगर बात करें तो इसको फंड मिलेगा कहाँ से? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट लोन देगी और ग्रांट देगी, कुछ इनमें डोनेशन जाएगा, बाकी कुछ जो है वो इन्वेस्टमेंट भी जाएगा, इन्वेस्टर्स भी इसमें पैसा दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो साइंस एंड इंजीनियरिंग के रिसर्च का फंड सेटअप किया गया है 2008 के एक्ट के अंदर, उसका भी सारा पैसा इसके अंदर जाएगा। गवर्निंग बोर्ड जो रहेगा वो फंड को कैसे कॉन्स्टिट्यूट करेगा? एक फंड रहेगा अनुसंधान एनआरएफ फंड, वो सीधा फंड सैलरीज के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए खर्च होगा। एक सेक्शन इनोवेशन फंड का होगा, पैसा रिसर्च में यूज होगा। एक होगा साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च फंड जो कि सर्ब एक्ट 2008 के तहत बनाया गया है, ये प्रोजेक्ट के कंटिन्यूएशन के लिए होगा, अलग अलग प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। फिर एक और स्पेशल पर्पस फंड होगा जो किसी स्पेसिफिक रिसर्च के लिए रखा जाएगा। अगर बात की जाए साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड की, अब इसको खत्म कर दिया गया है क्योंकि इसका फंड भी एनआरएफ में यूज होगा, तो इसका बोर्ड के जो मेंबर्स थे उनको भी एनआरएफ में सबस्यूम कर दिया गया है। सर्ब एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, सर्ब एक्ट 2008 के तहत बनाई गई थी। अनुसंधान एनआरएफ जो है ये यूएसए की नेशनल साइंस फाउंडेशन को देखते हुए बनाया गया है। अगली बात करेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये करिकुलम रिलीज किया गया है। इसको प्रिपेयर किया है एनसीईआरटी ने, जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर ही काम करती है। देखिए ये आपका करिकुलर फ्रेमवर्क है क्या, इसका मेन पर्पस है पेडागोजी जो है
और जो मतलब हमारा पूरा करिकुलम है स्कूल सिस्टम का उसको बदलना, उसको प्रैक्टिकल तरीके में लेके जाना। इस फ्रेमवर्क में एक डिजाइन है जिसका नाम है 5+3+3+4। मतलब इस तरीके से स्कूलिंग को अरेंज किया गया है। ये डिजाइन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मेंशन किया गया था। और ध्यान रखेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन को 2005 में आखिरी बार रिवाइज किया गया था। एक प्रोफेसर के कस्तूरी रंगन जी के अंडर नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इस करिकुलम को डिजाइन किया, इसके बारे में बताया। आपकी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो ना केवल नेशनल लेवल का करिकुलम बल्कि स्टेट लेवल का जो करिकुलम फ्रेमवर्क है उसके बारे में भी बात करती है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई जिसमें बात किया गया है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर पब्लिक इन्वेस्टमेंट को 6% ऑफ द जीडीपी हमें खर्च करना है, इतना हमारा खर्चा होना चाहिए एजुकेशन सेक्टर पे। और हमें ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है ये 100% तक लेके जाना है। कहाँ से? प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी स्कूल यानी कि 12th क्लास तक 100% एनरोलमेंट, मतलब सारे के सारे बच्चे पढ़ने योग्य जो हैं हमारे देश के अंदर वो स्कूल में होने चाहिए। ये टारगेट 2030 तक का रखा है। जबकि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन यानी कि यूनिवर्सिटीज में, वोकेशनल एजुकेशन में हमने रखा है कि 50% तक हमारा टारगेट रहेगा 2035 तक। फीचर्स की बात करें तो इसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये 5+3+3+4 का सिस्टम है। इसके अलावा यूनिवर्सल एक्सेस एट ऑल टू एजुकेशन ये बात की गई है, हर किसी को 12th ग्रेड तक जो एजुकेशन है उसका मतलब वो मुहैया करवाई जाएगी। फिर हम लोग एक असेसमेंट सेंटर जो है वो सेटअप करेंगे, परख के तहत असेसमेंट किया जाएगा एजुकेशन का हमारे स्कूल सिस्टम का। सेपरेट जेंडर इंक्लूजन फंड लाया गया है ताकि लड़कियों को भी पढ़ाई के लिए एनकरेज किया जा सके। स्पेशल एजुकेशन जोन बनाए जाएंगे। अब आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपने इकोनॉमी में पढ़े होंगे, है ना, हम इकोनॉमी का पीटी 365 कर चुके हैं, उसमें मैंने करवाया भी था। तो इसी तरीके से स्पेशल एजुकेशन जोन बनाए जाएंगे डिसएडवांटेज रीजन और वहां के लोगों के लिए एजुकेशन लेके जाने के लिए। अब ये जो आपका फ्रेमवर्क है इसकी बात करेंगे। देखिए करिकुलम फ्रेमवर्क बात किया गया है 4 स्टेजेस पे तैयार होगा, यही 4 स्टेजेस हैं 5+3+3+4। सबसे पहली बात करेंगे एज ग्रुप के हिसाब से। फाउंडेशनल स्टेट क्या है कि 3 से 8 साल के बच्चों को टारगेट करना, उसके बाद 8 से 11 साल के बच्चों को टारगेट करना, फिर 11 से 14 साल के बच्चों को टारगेट करना, फिर 14 से 18 साल के बच्चों को टारगेट करना। बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो क्लास 10th और क्लास 12th के लिए बोर्ड के एग्जामिनेशन करवाए जाएंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बोर्ड एग्जामिनेशन करने के लिए 2 बार मौका दिया जाएगा और फिर वो बेस्ट स्कोर जो उनका उसमें रहेगा उसको वो ले सकते हैं। मतलब आपने एक बार पेपर दे दिया, आपको लगा आपने अच्छे स्कोर नहीं अटेन किया तो आप दूसरी बार पेपर दीजिए, अगली बार अच्छे स्कोर आ गए तो उस वाले रिपोर्ट कार्ड को अपने पास रखिए। इसके अलावा पैटर्न की बात करें तो सेमेस्टर सिस्टम डिजाइन हो गया, साल में एग्जाम नहीं होगा, साल में 2 बार होगा। मल्टीलिंग्विज्म और इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जाएगा, आप किसी भी भाषा में पढ़ सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी सेकेंडरी स्टेज में, ऐसा नहीं है कि आप एकेडमिक और वोकेशनल सब्जेक्ट जो है उनको अलग अलग ही अडॉप्ट करेंगे। आप चाहें तो कुछ सब्जेक्ट एकेडमिक, कुछ वोकेशनल लेके या कुछ साइंस और कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट लेके कॉम्बिनेशन ऑफ स्टडी कर सकते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। वोकेशनल एजुकेशन की बात करें तो इसमें अलग अलग सेक्टर्स हैं जैसे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इसकी भी स्टडी की जा सकती है। मशीन्स, मटीरियल्स, इन सब के लिए भी कोर्सेज लाए जाएंगे। अब इंडिया के अंदर बहुत सारे डिसिप्लिन लाए जाएंगे जो हमारे इनिशियल एजुकेशन सिस्टम में हुआ करते थे, उनको भी इसमें फ्रेम करके लाया जाएगा। साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए कैपेसिटी बिल्ड की जाएगी बच्चों में, उनको लॉ, थ्योरीज ये सब प्रैक्टिकल तरीके से सिखाई जाएंगी। फिर उसके अलावा जो आपका सेकेंडरी स्टेज है 12th के आसपास का जो एरिया होता है उसमें एक सेपरेट सब्जेक्ट दिया जाएगा स्टडी के लिए जो आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। एनवायरमेंटल एजुकेशन भी दिया जाएगा और ये हर एक स्टेज ऑफ स्कूलिंग पे होगा, मतलब शुरू से लेकर एंड तक जब तक आप स्कूल में पढ़ेंगे एनवायरमेंट एजुकेशन रहेगा। ये रहा आपका नया एकेडमिक स्ट्रक्चर। तो नया पेडागोजिकल जो स्ट्रक्चर है वो 5+3+3+4 है। 3 साल तो आंगनवाड़ी और प्री स्कूल में हो गए और फिर उसके बाद अगले 12 साल स्कूल में। अब बात करेंगे हम लोग स्टेजेस की। सबसे पहले तो 4 साल जो नीचे से शुरू करेंगे, आई थिंक हाँ नीचे से ही शुरू करेंगे। सबसे पहले मल्टी लेवल प्ले या फिर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग रहेगी। मतलब 3 से 6 साल के बच्चे चले गए आपके प्री स्कूल में यानी कि बाल वाटिका में, 3 साल का बच्चा आंगनवाड़ी में भी जा सकता है। उसके बाद आपके 6 से 8 साल के जो बच्चे रहेंगे क्लास 1st और 2nd के, उनको 2 साल वहां पे लगेंगे, ठीक है, जो आपका मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी का स्कूल होता है। 8 से 11 साल के बच्चे जो कि 3rd से 5th क्लास में रहेंगे वो 3 साल तक रहेंगे आपके एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में भी और उनको क्लासरूम लर्निंग भी दी जाएगी, मतलब अब ब्लैक बोर्ड वगैरह यूज करके पढ़ाया जाएगा। फिर 11 से 14 साल के बच्चे जो कि 6th से 8th क्लास में होंगे, 3 साल के लिए वहां रहेंगे, उनको
एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जिसमें साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, सोशल साइंस वो सब सीखेंगे। फिर आपके 14 से 18 साल के बच्चे जो क्लास 9 से 12 तक रहेंगे, इनको मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी सिखाई जाएगी, क्रिटिकल थिंकिंग पे इनकी वर्क किया जाएगा और अपनी चॉइस ऑफ सब्जेक्ट में ये पढ़ सकते हैं। अगली बात करेंगे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के बारे में। देखिए कैसा हमारा स्कूल एजुकेशन सिस्टम वर्क कर रहा है, उसी के लिए इंडेक्स निकाला गया है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज करती है। इन्होंने इसकी 2 रिपोर्ट जारी करी। एक तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स सेकंड 2.0 राज्यों के लिए, हर एक राज्य का स्कूल एजुकेशन सिस्टम कंपेयर करेंगे, और दूसरा है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, हर एक डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे रैंकिंग प्रोवाइड करके। सबसे पहले बात करेंगे ये करता क्या है, स्कूल के एजुकेशन सिस्टम को स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही असेस करता है, उसका असेसमेंट करता है, जैसे हमारा होता था ना स्कूल टाइम में असेसमेंट, वैसे ही। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, ये इसके बेस पे बनाया गया है। 2021-22 का ये डाटा यूज करता है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे का जो डाटा है उसको भी ये यूज करता है। इसमें राज्यों को और डिस्ट्रिक्ट्स को 10 ग्रेड्स यानी कि 10 ग्रेड्स दिए जाते हैं। अब सबसे हाईएस्ट ग्रेड है, अगर किसी स्कूल एजुकेशन सिस्टम को कह दिया कि दक्ष है ये, मतलब हाईएस्ट परफॉर्मिंग स्कूल एजुकेशन सिस्टम है वहां का। उससे नीचे है उत्कर्ष, फिर है अति उत्तम, फिर है उत्तम, फिर है आपका प्रतिष्ठा 1 2 3, उसके बाद है आपका आकांक्षी 1 2 3। आकांक्षी 3 सबसे लोएस्ट ग्रेड है। अब 2.0 निकाला गया है 2021-22 के लिए। इस हिसाब से अगर देखें तो स्टेट जो है, मतलब अगर देखें तो ये हाईलाइट जो है इस साल के वो अभी देखेंगे आगे। इसमें ये समझ लीजिए कि सबसे पहले जो फर्स्ट वर्जन था वो आपको 2017-18 में निकाला गया था। मेजर हाईलाइट में बात करेंगे, किसी भी राज्य या यूनियन टेरिटरी को हाईएस्ट ग्रेड यानी कि दक्ष नहीं मिला है, और प्रचेष्टा जो है वो डेफिनेटली मिला है 2 राज्यों को, पंजाब और एक चंडीगढ़ आपका यूटी। उसके बाद 3 राज्य अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम, ये लोएस्ट ग्रेड वाले हैं। आकांक्षी 3 इनको ग्रेड मिला है। फिर अगर बात की जाए तो मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर वाले जो राज्य हैं उनमें काफी डेविएशन देखने को मिला है, यानी कि अगर किसी राज्य का स्कूल सिस्टम बहुत अच्छा है तो किसी का बहुत ही खराब है। अब आगे बात करेंगे, कंबाइंड रिपोर्ट भी इनकी निकाली गई है जो फोकस करती है स्कूल की सेफ्टी कैसी है, आउटकम कैसा है, स्कूल का क्लासरूम इंटरेक्शन कैसा है। नन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अटेन्ड टॉप 2 ग्रेड, किसी डिस्ट्रिक्ट को भी दक्ष या उत्कर्ष जो है उसका ग्रेड नहीं मिला है। हायर एजुकेशन इन इंडिया की बात करेंगे, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन के द्वारा रिपोर्ट सबमिट की गई है कि हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है हायर एजुकेशन के मामले में कैसे परफॉर्म कर रही है, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अब देखिए बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हायर एजुकेशन के बारे में क्या कहती है। जैसा हमने पीछे देखा था कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के बारे में बात करते हैं कि हायर एजुकेशन में यानी कि यूनिवर्सिटी और वोकेशनल एजुकेशन में हम लोग ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% करेंगे बाय द ईयर 2035। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है, जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं, मतलब जितने स्टूडेंट हायर एजुकेशन में होने चाहिए एलिजिबिलिटी के हिसाब से, उतने के उतने वहां होने चाहिए, तो हम कहेंगे 100% जीईआर है। अगर ऐसा नहीं है, रेस्ट ऑफ द बच्चे इसमें से निकल के मान के चलिए काम करने लग गए, मतलब फैक्ट्रीज वगैरह में लग गए, तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ड्रॉप हो जाएगा। तो यही है कि नंबर ऑफ द स्टूडेंट विच आर इनरोल्ड इन द हायर एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ एलिजिबल पॉपुलेशन। अब एलिजिबल कैसे काउंट करेंगे, 18 से 23 साल का बच्चा होता है जो आपका हायर एजुकेशन की तरफ जाता है, तो इतने वर्ग के लोगों को टारगेट किया जाएगा। अब मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन है इस बार हायर एजुकेशन में, मतलब मान के चलिए 3 से 4 साल का ड्यूरेशन है आपका अंडर ग्रेजुएट की डिग्री का। आप चाहें तो इसमें से कभी भी एग्जिट करके दूसरे कोर्स को ले सकते हैं। आपने बीएससी केमिस्ट्री लिया, नहीं मन हुआ 1 साल बाद, तो आप बीसीए ले लीजिए अगले साल, मतलब इस तरीके का वेरिएबिलिटी दिया गया है। सर्टिफिकेशन विद सर्टिफिकेशन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर में डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, थर्ड ईयर में आपको बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा, और फिर उसके बाद ऑनर्स डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा जब चौथा साल कंप्लीट हो जाएगा। एकेडमिक बैंक ऑफ एक क्रेडिट बनाया गया है। ये क्या है, एक डिजिटल स्टोर है, जिसमें डिजिटल स्टोर या ऐसे मान लीजिए डिजिटली आपका रिपोर्ट कार्ड रहेगा, ठीक है। उसके अंदर आपका एकेडमिक का कैसा रिकॉर्ड रहा है उसके क्रेडिट या स्कोर ऐड होते रहेंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी पूरे कंट्री में सेटअप की जाएंगी, ताकि अलग अलग डिसिप्लिन में एक साथ आप मतलब वर्क कर सके। जैसा मैंने बोला, 1 साल ये पढ़ लिया, 1 साल ये पढ़ लिया, इस तरीके से। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ऑब्वियसली सेटअप किया गया है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन किया जाएगा, यानी कि जितनी भी टॉप वर्ल्ड यूनिवर्सिटी हैं उनको भी अलाउ किया जाएगा इंडिया के अंदर कैंपस खोलने के लिए। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम स्टैब्लिश किया जाएगा, जिसका मेन पर्पस क्या होगा, टेक्नोलॉजी की मदद से आइडियाज को फ्री में एक्सचेंज करना, स्कूल्स और हायर एजुकेशन को इंटरलिंक करना। हायर एजुकेशन की बात करें तो 2021-22 में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो था वो लगभग 28.4% था, लेकिन इतना खास नहीं था। फीमेल का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो डेफिनेटली इंक्रीज होकर 28.5% हो गया है 2021-22 में। अब गोल्स की बात करें, 2020 की पॉलिसी बात करती है हायर एजुकेशन को लेकर कि एटलीस्ट 1 लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन
इंस्टीट्यूशन जो है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर होना चाहिए साल 2030 तक। इसके अलावा एम्पावर्ड बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाया जाएगा। वो गवर्नर्स क्या करेंगे, हायर एजुकेशन सिस्टम जो है उसके फ्रेमवर्क को तैयार करेंगे। ये 2035 तक बोर्ड बनाया जाएगा। जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है इनको मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बनने के लिए 2040 तक का समय दिया जाएगा। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हम कितना करेंगे, 50% करेंगे 2035 तक। बाय 2025 क्या किया जाएगा, एटलीस्ट जो 50% लर्नर हैं जो कि स्कूल और एजुकेशन सिस्टम से निकल रहे हैं उनको वोकेशनल एजुकेशन भी सिखाई। रैंकिंग टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा 108 कंट्रीज की एक 1904 यूनिवर्सिटीज को रिलीज की जाती है। लास्ट टाइम 2023 में इंडिया की 75 यूनिवर्सिटीज थी जिनको इसमें प्लेस मिला था। इस बार 91 यूनिवर्सिटीज हैं। देखिए बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड का टाइटल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को मिला है जो कि यूके के अंदर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बैंगलोर के अंदर है इसको 201 से लेकर 250 की ब्रैकेट के बीच का स्कोर मिला है और ये इंडियन यूनिवर्सिटी की लिस्ट में टॉप की यूनिवर्सिटी है। 4 इंडियन यूनिवर्सिटीज 501 से लेकर 600 की ब्रैकेट में आई हैं जिसमें अन्ना यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी और शूलिनी यूनिवर्सिटी है। इंडिया 2024 की रैंकिंग में अगर देखें तो 4th मोस्ट वेल रिप्रेजेंटेड नेशन है इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटीज। इंडिया का रैंक इसमें इंप्रूव हुआ है बिकॉज 2023 में 6th रैंकिंग थी। कुछ और ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो ग्लोबल 2023 की रिपोर्ट आती है जिसको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के सेंटर के द्वारा रिलीज किया जाता है जिसमें वर्ल्ड की 2000 यूनिवर्सिटीज को कंपेयर किया जाता है। इसमें कैसे कंपैरिजन होता है, उस यूनिवर्सिटी में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा है, एम्प्लॉयबिलिटी कैसी है, उसके बाद क्वालिटी ऑफ फैकल्टी कैसी है, वहां पे टीचर्स कैसे हैं, रिसर्च परफॉर्मेंस कैसा है, इन सब पैरामीटर्स को देखा जाता है। इंडिया की परफॉर्मेंस में देखें तो 64 इंडियन यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इस लिस्ट का भी हिस्सा रही हैं। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंकिंग है टाइम्स के बाद क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इसको भी बहुत ज्यादा देखा जाता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन के असेसमेंट के लिए। इसको क्यूएस के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसमें एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर का रेपुटेशन और फैकल्टी का रिसर्च जो है उसको एनालाइज किया जाता है। आईआईटी बॉम्बे को इसमें 149 रैंक मिला है। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा यूनिवर्सिटी के लिए एक गाइडलाइन निकाली गई है। मतलब देखिए डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का मतलब होता है जो यूनिवर्सिटी खुद को एज ए यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर सकती है, सेल्फ डिक्लेरेशन पे जा सकती है। ये नए रेगुलेशन क्या कहते हैं, इसमें देखिए 2019 के जो यूजीसी के रूल्स थे उनको क्या कर दिया गया, अमेंड कर दिया गया। नए वाले रेगुलेशन बात करते हैं कि हमें क्वालिटी पे फोकस करना है हायर एजुकेशन लैंडस्केप के। हमें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बनने के लिए कितने साल का पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुछ रेगुलेशन है इसके लिए, जैसे कि जो आपका 20 साल से पुराना इंस्टीट्यूशन है, मतलब सॉरी जिसको 20 साल हो गए इंस्टीट्यूशन को सेटअप किए हुए, उसको अब डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया जा सकता है। 2019 की रेगुलेशन में ये कहा गया था कि 20 साल पूरे ही होने चाहिए, 20 साल से ज्यादा या 20 साल तभी आप डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बनेंगे। लेकिन अब क्या है, 20 साल हो गए या फिर 20 साल से अगर हल्का फुल्का कम भी है देन आल्सो द यूनिवर्सिटी कैन बी पुट इनटू द स्टेटस ऑफ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। इसके अलावा क्लस्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है इसको मोर देन वन स्पॉन्सरिंग बॉडी के द्वारा मैनेज किया जाएगा और यही अप्लाई कर सकते हैं डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस के लिए। और ये स्टेटस जो है ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रायर अप्रूवल से ही मिलेगा। जो भी इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी होगा इसको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पहले सेटअप करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था ना कि हर एक स्टूडेंट का एक रिपोर्ट कार्ड रहेगा ऑनलाइन तरीके से जिसमें क्रेडिट रहेंगे। तो अगर किसी यूनिवर्सिटी में ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट नहीं है तो वो यूनिवर्सिटी डीटीबीयू नहीं बन सकती। अब आपकी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी क्या है, यूजीसी का एक्ट 1956 बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन को अदर देन ए यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं देना, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे सकती है। डीम्ड टू का मतलब वो बनने वाली है यूनिवर्सिटी, मतलब इट इज वेरी नियर टू बी द यूनिवर्सिटी, ऐसे अभी बनी नहीं है फुल फ्लेज, है ना। एनसीईआरटी जो है इसने डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस जो है वो हाल फिलहाल काफी इंस्टीट्यूशन को ग्रांट किया। इससे क्या होता है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टोरल की डिग्रीज आपको उसी इंस्टीट्यूट से मिल जाती हैं। जैसे हमने देखा होगा अपने एरिया में कभी कोई कॉलेज रहा होगा और कॉलेज वो आगे चल के उसने खुद की अपनी यूनिवर्सिटी खोल ली, तो इसका मतलब कॉलेज ही डिग्रीज जारी करेगा, कॉलेज ही आपका पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट सब कुछ जारी करेगा। ऑटोनॉमी बहुत ज्यादा हो जाती है, वो अपने तरीके से अपने प्रोग्राम, अपना कोर्स स्ट्रक्चर जो है वो फ्रेम कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे आप डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस अप्लाई कर सकते हो। देखिए एक ना एक्रेडिटेशन काउंसिल के द्वारा मतलब बोलिए कि स्कोर या ग्रेड दिया जाता है। जैसे आपका स्कूल सिस्टम में होता है ना परफॉर्मेंस रैंकिंग इंडेक्स, वैसे ही होता है यूनिवर्सिटी लेवल पे एनएसीसी का सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट अगर ए ग्रेड देता है किसी को तो आम सी बात है ए ग्रेड के हिसाब से इस सर्टिफिकेट में वो यूनिवर्सिटी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाएगी। और फिर किसी यूनिवर्सिटी को अगर एनबीए का सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो भी एलिजिबल है। अगर टॉप 50 में आती है यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में पिछले 3 सालों में तो भी वो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बन सकती है। और एनआईआरएफ की ओवरऑल रैंकिंग में अगर टॉप 100 में है देन आल्सो इट कैन अप्लाई फॉर द डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस। अगली बात करेंगे फॉरेन हायर
एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में। देखिए यूजीसी के द्वारा फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उनके इंडिया में कैंपस सेटअप करने के लिए रेगुलेशन निकाली गई है। अब ऐसा होगा ना कि फॉरेन में कोई यूनिवर्सिटी है वो इंडिया के अंदर अपना आके कॉलेज खोलना चाहती है, तो वो कैसे होगा, वो एक फ्रेमवर्क के तहत होगा। इसकी बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में की गई है। रेगुलेशन में क्या कहा गया है, रेगुलेशन में कहा गया है कि अगर किसी भी फॉरेन की यूनिवर्सिटी को यहाँ पे आके अपना कॉलेज वगैरह खोलना है तो पहले यूजीसी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, जगह बतानी पड़ेगी जहां पे वो अपना कैंपस खोलना चाहते हैं, क्या क्या वो प्रोग्राम देंगे वो सब बताना पड़ेगा। जो आपकी ये रैंकिंग की एलिजिबिलिटी है इसमें ये बोला गया है कि विद इन 500 जो आपके टॉप के ग्लोबल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें वो फॉरेन की यूनिवर्सिटी दर्ज होनी चाहिए, तभी वो इंडिया के अंदर आके अपना कैंपस खोल सकती है। जो भी क्वालिफिकेशन या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंडिया के कैंपस में दिया जाता है वो सेम वो चीज यहाँ पे प्रोवाइड करेगी यूनिवर्सिटी। ऐसा ना हो कि वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर दे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी गई है कि वही फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि इंडिया में आके अपना कैंपस खोल चुका है वो अब फॉरेन से बैठे बैठे ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता, ओपन और डिस्टेंस लर्निंग के कोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर सकता। ऑटोनॉमी की अगर बात करें तो फैकल्टी स्टाफ ये सब कैसे रिक्रूट होगा इसका बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर रहेगा और फीस भी रीजनेबल होनी चाहिए उस यूनिवर्सिटी की। कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं जैसे कि वो फॉरेन के सोर्स से डोनेशन रिसीव नहीं कर सकता, उसको परमिशन चाहिए होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। क्योंकि ऐसा होगा ना कल को मान के चलिए कोई फॉरेन का कॉलेज उसने इंडिया में आके अपना कॉलेज सेटअप कर लिया, अब वो क्या कर रहे हैं फॉरेन से फंड ले रहे हैं लेकिन वो एक्चुअल में कॉलेज के तौर पे वर्क नहीं कर रहे, वो यहाँ के यंगस्टर्स को भड़काने के लिए काम कर रहे हैं लेकिन सेटअप वो एज ए यूनिवर्सिटी हुए हैं। इसीलिए जब वो फंड लेगा फॉरेन से तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का पहले परमिशन लेना होगा ताकि ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म से वो फंड कहाँ खर्च हो रहा है या हम देख सके। ऑडिट की बात करें तो रेगुलरली ऑडिट भी किया जाएगा कि वो कैसे अपना फंड जो है यूज कर रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये दो एक्ट हैं जो डील करते हैं फॉरेन से आने वाले फंड की असेसमेंट को लेकर। इसके तहत भी इनके फंड का असेसमेंट किया जाएगा। अब सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, अगर ये खुली इंडिया के अंदर आम सी बात है क्वालिटी एजुकेशन इंप्रूव होगा, फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो बढ़ेगा, मतलब विदेशों के स्टूडेंट यहाँ आके पढ़ेंगे, यहाँ से फॉरेन जाके पढ़ेंगे, रिसर्च अपॉर्चुनिटी इंडिया के अंदर बढ़ेगी और ब्रेन ड्रेन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। देखिए हम सबको पता है बहुत सारी यंगस्टर्स यहाँ पे आईआईटी आईआईएम से पढ़ते हैं लेकिन फिर जॉब करने के लिए यूएसए वगैरह चले जाते हैं, या फिर बहुत सारी यहाँ पढ़ते नहीं है सीधा फॉरेन चले जाते हैं। तो हमारा जो यंग सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है जिसको कहते हैं कि हाईएस्ट ब्रेन ऑफ द कंट्री है ना, वो सब यहाँ से ड्रेन हो रहे हैं। इसको नेक्स्ट न्यूज है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के बारे में। यूजीसी के द्वारा इस फ्रेमवर्क की रिपोर्ट को जारी किया गया है। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि सेंटर के द्वारा एक हाई लेवल की कमेटी का फॉर्मेशन किया जाएगा जिसका मेन पर्पस यही होगा कि नेशनल लेवल पे क्रेडिट फ्रेमवर्क जो है उसके रूल्स का फ्रेमवर्क तैयार रखना। ये दरअसल आपका क्रेडिट फ्रेमवर्क जो है ये जिस हाई लेवल कमेटी के द्वारा डिवेल्प किया जाएगा उस कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो यूजीसी थे, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से, एनसीईआरटी से, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, सीबीएसई से, सब जगह से होंगे। अब मान के चलिए एक बच्चा है उसने स्कूलिंग करी, फिर वोकेशनल एजुकेशन करी, फिर वो यूनिवर्सिटी के अंदर चला गया, फिर उसने पोस्ट ग्रेजुएशन करी, इस सब के अंदर उसको कुछ क्रेडिट मिला होगा, मतलब कुछ स्कोर मिला होगा जो उसका रिपोर्ट कार्ड होगा। सबका एक इंटीग्रेटेड स्कोर, सबको जोड़ के ओवरऑल उसका एक क्या स्कोर रहा है वही इस नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में तैयार किया जाएगा। तो ये एक इंक्लूसिव सिंगल मेटा फ्रेमवर्क है जिसमें कि जितना भी इंटीग्रेटेड क्रेडिट अर्न किया गया है चाहे वो स्कूल एजुकेशन से हो, हायर एजुकेशन से हो या फिर वोकेशनल से हो, उसको यहाँ रखा जाएगा। एनसीआरएफ यानी कि नेशनल क्रेडिट रेटिंग फ्रेमवर्क जो है इसके तहत जो आपका हायर एजुकेशन, वोकेशनल स्किल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन जिससे भी जो आपको क्रेडिट मिला है वो इंटीग्रेट होने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो अलग अलग जगह से मिलेगी। जैसे आपको हायर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में कितना क्रेडिट मिला है ये आप पता लगेगा नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से। स्किल की अगर यूनिवर्सिटी में कभी आप पढ़ते थे वहां का फ्रेमवर्क जो है वो होगा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, उसकी क्रेडिट के हिसाब से फिर उसको एनसीआरएफ में जोड़ा जाएगा। ऐसे ही नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होगा स्कूल के लिए, और जितने भी क्रेडिट है को आपस में जोड़ दिया जाएगा, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। इससे एजुकेशन ज्यादा होलिस्टिक रहेगा। क्रेडिट के सिस्टम है जैसे 8 लेवल तय किए गए हैं, 1 से 4 लेवल जो है वो स्कूल एजुकेशन को रेफर करेगा, 4.5 से 8 तक का हायर एजुकेशन के लिए होगा, वोकेशनल एजुकेशन के लिए 1 से 8 तक का होगा। और जितने भी क्रेडिट हैं वो स्टोर कहाँ किए जाएंगे, हमने पीछे देखा था ना एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, उसमें स्टोर किए जाएंगे। अलग अलग तरीके से क्रेडिट को अर्न किया जा सकता है, जैसे एकेडमिक एजुकेशन को कंप्लीट किया जा सकता है, वोकेशनल एजुकेशन के थ्रू ये क्रेडिट लिया जा सकता है। फिर आपकी जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, कितना हमने एक्सपीरियंस अटेन किया है पढ़ते टाइम, उसके हिसाब से भी क्रेडिट वेरी करेगा। इसका
बेनिफिट यही है कि स्टूडेंट के पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, डिफरेंट स्किल्स लेते हुए भी एक एंड में रिपोर्ट कार्ड रहेगा जिसमें सारी स्किल का क्रेडिट रहेगा। गवर्नमेंट जो है वो इससे बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ा सकती है, क्योंकि जो बच्चे मल्टी वेरियस कोर्सेज जो है, सॉरी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज अगर उनमें भी पढ़ना चाहते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, तो वो ज्यादा एनरोल करेंगे। इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा, उनको स्किल्ड वर्कफोर्स मिलेगा, बेटर इनोवेशन की पॉसिबिलिटी होगी। इंस्टीट्यूशंस को भी फायदा मिलेगा क्योंकि सिंपल और यूनिफॉर्म क्रेडिट रहेगा, ज्यादा फोकस रिसर्च और इनोवेशन पे रहेगा। जितना भी क्रेडिट है उसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट के ऑप्शन है, मतलब आप चाहें तो किसी एक कोर्स से दूसरे कोर्स में शिफ्ट कर भी रहे हैं, इट विल नॉट मैटर। आपको जो क्रेडिट है वो ओवरऑल ही चेक करना है, इंडिविजुअल क्रेडिट तो देखना नहीं है। नॉशनल लर्निंग आवर का कॉन्सेप्ट जो है वो लाया जाएगा। नॉशनल लर्निंग आवर क्या होता है, इसमें ये होता है कि एवरेज स्टूडेंट जो है उसको कितना क्लासेस, असाइनमेंट, ये सब जो है वो सबमिट करना पड़ेगा जब तक वो पढ़ रहा है, ये कोर्स कर रहा है, उतना ओवरऑल लर्निंग आवर जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा सालों के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है एक्रीडिटेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये सिस्टम जो है ये तब एक्सेप्ट किया गया था जब डॉक्टर के राधाकृष्णन कमेटी ने रिकमेंड किया था कि जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनका एक स्कोर होना चाहिए, ताकि आप यानी कि स्टूडेंट असेस कर पाए उसे कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सी में नहीं जाना। मैंडेट क्या था कमेटी का, इससे हम लोग जो हायर यूनिवर्सिटीज है या एजुकेशन सिस्टम है उसको मजबूत कर सकते हैं, उसका असेसमेंट अच्छे से कर सकते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो कर सकते हैं। कमेटी ने ये भी सजेस्ट किया था कि जितना भी एजुकेशन सिस्टम है वो इससे बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा। और नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल जो है वो हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर रहेगी। वही काउंसिल जो है वो क्राइटेरिया और फ्रेमवर्क देखेगी, उसी हिसाब से जो है असेसमेंट किया जाएगा। लेकिन अगर किसी यूनिवर्सिटी में ये नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल नहीं भी है तो भी वो उसको बाद में स्टेब्लिश कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पहले स्टेब्लिश करके फिर ही आपका हायर एजुकेशन बनाना है। तो एनएससी क्या है, ये हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के 4 वर्टिकल में से एक वर्टिकल है यूनिवर्सिटी के असेसमेंट के लिए। ये एक मेटा एक्रेडिटिंग बॉडी है, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल एक एक्रेडिटिंग बॉडी है। आप बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ते तो आपने देखा होगा ना कि स्कूल जो है वो एफिलिएटेड होते थे सीबीएसई बोर्ड के साथ, किसी दूसरे बोर्ड के साथ। ऐसे ही मतलब ये होता था कि वो स्कूल का क्वालिटी सिस्टम उसके साथ रिलेट करता है, सीबीएसई बोर्ड के साथ या स्टेट स्कूल बोर्ड के साथ। ऐसे ही होता है आपका हायर एजुकेशन सिस्टम, जिसमें अगर एक्रेडिटेशन का सर्टिफिकेट है तो मतलब वो एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है, उसका क्वालिटी अच्छा है, हर चीज अच्छा है। तो इंडिया का एक्रेडिटेशन का सिस्टम क्या है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, इसमें हम लोग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को असेस करते हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। यूजीसी जो है वो रिकॉग्नाइज करता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, यूजीसी एक्ट 1956 के तहत, और फिर असेसमेंट की जाती है आपके नेशनल एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क के तहत। डिफरेंट एजेंसीज होती हैं जो कि पीरियोडिक लेवल पे असेसमेंट करती हैं और रैंकिंग भी देती हैं। कमेटी का रिकमेंडेशन क्या था कि कंपोजिट असेसमेंट सिस्टम होना चाहिए, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जितना भी एक्रेडिटेशन जो है वो अलग अलग जगह पे मिल सकता है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को, उसको असेस करके इंटीग्रेट करके फिर हम स्कोर जो है वो जारी करेंगे उस यूनिवर्सिटी का, यानी कि उसको मान्यता वगैरह दी जाएगी। और एक बाइनरी एक्रेडिटेशन सिस्टम होता है, इसमें हम लोग मतलब एक्रेडिटेड और नॉन एक्रेडिटेड ये 2 तरीके की यूनिवर्सिटी को कैटेगराइज कर देंगे। मैच्योरिटी बेस्ड ग्रेडेड एक्रेडिटेशन होता है, जिसमें जैसे जैसे इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी इंप्रूव होती रहेगी वैसे वैसे उसका एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट एनहांस होता रहेगा। अब एक्रेडिटेशन ऑफ स्कूल, इसका क्या मतलब है कि स्कूल्स को हम लोग मान्यता देंगे। इंडिया में कोई भी ऐसा मैंडेट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से जिससे हम रेगुलरली स्कूल का इवेल्युएशन या असेसमेंट कर सके। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से जो आपका स्कूल का सिस्टम है उसको भी एक्रेडिटेशन सिस्टम के अंडर लाया गया, रेगुलेशन उसके लिए भी जारी की गई। इसमें बोला गया है कि स्कूल का भी रेगुलर असेसमेंट होना चाहिए। ये जिम्मेदारी जो है ये स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की होगी, ठीक है। और नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड जो है स्कूल और ट्रेनिंग के लिए ये भी बनाए जाएंगे। ये क्या करेंगे, ये एक एक्रेडिटेशन प्रोग्राम लेके आएंगे जिससे हम स्कूल का जो गवर्नेंस सिस्टम है उसकी क्वालिटी को असेस करेंगे। असेसमेंट करने के बाद जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो जारी करेंगे अंडर द एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क, ठीक है। और ये सारा जो आपका नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड रहेगा ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर काम करेगा। और ये क्या क्या पैरामीटर असेस करेगा किसी स्कूल के, कि वहां का गवर्नेंस कैसा है, एजुकेशन प्रोसेस कैसा है, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट कैसा है। अब देखिए कौन कौन से एक्रेडिटेशन सिस्टम इंडिया में वर्क करते हैं, जैसे कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल 1994 में सेटअप की गई थी। इसका मेन पर्पस क्या था,
इसका पर्पस था कि जो भी आपकी इंस्टीट्यूशन है उसको वॉलंटरी लेवल पे अगर अपना परफॉर्मेंस असेस करवाना है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ पूरे कंट्री के बाकी इंस्टीट्यूशन के कंपैरिजन में, तो वो इसके तहत एक्रीडिटेशन ले सकते थे। ये 5 साल के लिए मान्यता मिलती है। और फिर उसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा निकाली गई थी, जिसमें जितने भी आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, खास करके ऑल गवर्नमेंट रन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उसको रैंकिंग दी जाती है। फिलहाल ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन 1945 में सेटअप किया गया था और ये एक्ट के तहत स्टैब्लिश किया गया था। इसका मेन पर्पस है नए नए टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को अप्रूवल देना। फिर है नेशनल बोर्ड फॉर एक्रीडिटेशन। इसको 1994 में सेटअप किया गया था। 2013 में इसको कंप्लीटली आजाद कर दिया गया। पहले ये ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के अंडर आता था। ये प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग या फिर एक्रीडिट प्रोग्राम जो है वो ऑफर करता है। कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज में सबसे पहला है इंडिया की रैंकिंग 2023 की हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के मामले में। ये रैंकिंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिलीज की जाती है। ये 8वां एडिशन था। इसमें देखते हैं अलग अलग पैरामीटर्स पे इंस्टीट्यूशन कैसे वर्क कर रहे हैं। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यानी कि कॉलेजेस वगैरह, वहां की टीचिंग देखी जाती है, रिसर्च सिस्टम, लर्निंग, परसेप्शन, आउटकम, ये सब चेक किया जाता है। 2023 का जो एडिशन है वो इसलिए थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें नया जो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर, इसको ऐड किया गया है असेसमेंट के लिए। फिर इनोवेशन की रैंकिंग भी डाली गई है। उसके अलावा आर्किटेक्चर और आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, इसको एक्सपैंड कर दिया गया है। IIT मद्रास ने इसमें टॉप किया है। सेकेंड आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में। इसको WFME के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है 10 सालों के लिए। अब WFME क्या है? WFME का मतलब है वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे मेडिकल एजुकेशन को ग्रांट देने वाली या फिर उसको रिकॉग्नाइज करने वाली एक बॉडी है। ठीक है, सो इसने अगर इंटरनेशनल लेवल पे इसको ग्रांट कर दिया नेशनल मेडिकल कमीशन को, तो इंडिया का जो मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है उसका रीच अब फॉरेन में चला जाएगा। NMC एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको NMC एक्ट 2019 के तहत बनाया गया था। अगर WFME का क्रेडिट मिल जाता है, इसका मतलब आपको आसानी से लोन वगैरह भी मिल सकता है। नए नए मेडिकल कॉलेज आप सेटअप कर सकते हैं अगले 10 सालों के लिए। और जितने भी मेडिकल कॉलेज आप सेटअप करेंगे अब नेशनल मेडिकल कमीशन के अंडर, उनको अलग से मान्यता नहीं दिलवानी पड़ेगी क्योंकि ओवरऑल WFME उनको पहले ही रिकॉग्नाइज कर चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन एक्ट के बारे में। 2023 का ये एक्ट है। अब देखिए ये जो आपका एक्ट है इसमें हम क्या बात करते हैं कि जो आपके पैरामेडिकल होते हैं, यानी कि आपकी नर्सिस होगी, मिडवाइफ्स होगी और आपके डेंटल सेक्टर के जो डॉक्टर हैं, इनको क्वालिटी एजुकेशन देने की बात इसमें की गई है। ये सारे के सारे एक्ट वैसे ही हैं जैसे आपका नेशनल मेडिकल कमीशन है, जो कि पर्टिकुलरली डॉक्टर्स जो कि MBBS वगैरह करते हैं उनसे डील करता है। अब आपका नेशनल डेंटल कमीशन एक्ट 2023 भी इसमें आया है, जिसमें बात किया गया है कि डेंटल एजुकेशन जो है, ये डेंटल प्रोफेशन जो दांतों से डील करते हैं उसमें भी क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। अब बात करेंगे NNMC एक्ट के बारे में, जिसमें एडमिशन अगर लेना है नर्सिंग करने के लिए, उसका कोर्स करने के लिए, तो एक यूनिफॉर्म मैकेनिज्म होगा, एक एग्जाम होगा एंट्रेंस का, उसी हिसाब से एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे विद्या समीक्षा केंद्र की। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा राज्यों को यह कहा गया कि विद्या समीक्षा केंद्र नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर के अंदर जल्द से जल्द ओपन किए जाएं। अब इसमें किया जाएगा, ये आपका एक नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर है जिसमें हम लोग एक डाटा तैयार करेंगे, डाटा रिपोजिटरी तैयार करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जितनी भी स्कीम चल रही है वो इस डाटा रिपोजिटरी के अंदर डाली जाएंगी। उन स्कीम का फिर कितना रैंकिंग है, कितना स्कोर है, वो भी ध्यान से देखा जाएगा। उसके अलावा NCERT के कैंपस के अंदर विद्या समीक्षा नाम का एक केंद्र रहेगा और वो केंद्र भी चेक करेगा उस कैंपस के अंदर की जो स्कीम्स है वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। जो जितने भी प्रोजेक्ट या एक्टिविटीज समग्र शिक्षा का हिस्सा है उनकी इंप्लीमेंटेशन, उनका रियल टाइम स्टेटस विद्या समीक्षा केंद्र के द्वारा देखा जाएगा। ये स्टूडेंट्स कितने एनरोल हो रहे हैं उस पर्टिकुलर स्कूल के अंदर, ड्रॉप आउट कितना है उसको भी असेस करेगा। ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी रहेगा ताकि बच्चों को कोई स्कूल सिस्टम में तकलीफ ना हो पाए। फिर ये सारा का सारा डाटा कहाँ पे जाएगा, इसी डिजिटल फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो अलग अलग स्कीम्स में दाखिल कर दिया जाएगा ताकि हम स्कीम का असेसमेंट कर सके। तो दरअसल एकेडमिक और नॉन एकेडमिक लेवल पे जितनी भी स्कीम चल रही हैं स्टेट लेवल पे, उन सब का असेसमेंट विद्या समीक्षा केंद्र के तहत बहुत अच्छे से किया जा सकता है क्योंकि इसमें जो विद्या समीक्षा केंद्र के पर्सन रहेंगे वो स्कूल के सिस्टम के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा चलाया जाने वाला एक फ्रेमवर्क है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा भी इसमें योगदान दिया गया है क्योंकि हम लोग डाटा रिपोजिटरी रख रहे हैं, मतलब डिजिटल लेवल पे कुछ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री तो लगेगी। प्रिंसिपल्स क्या है नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर के? ओपन एक्सेस होना चाहिए किसी कोर्सेज का बच्चों को, यूनिफाइंग होना चाहिए,
इकोसिस्टम ड्रिवन होना चाहिए, और इसके अलावा प्राइवेसी होनी चाहिए, बच्चों की चॉइस उनके पास होनी चाहिए अपने अपने जो पोर्टल रहता है उसको डिजाइन करने की। इसके अलावा इवॉल्विंग होना चाहिए, मतलब लगातार उसमें आप चेंजेस कर पाओ। नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी के बारे में बात करेंगे। एनसीईआरटी के द्वारा 19 मेंबर कमेटी को सेटअप किया गया। इसका मेन पर्पस था क्लास 3 से लेकर क्लास 12 तक के जो बच्चे होते हैं उनका जो एजुकेशनल मटेरियल होता है उसको तैयार करना, उसको शेप करना। अब इसमें सिलेबस को ही शेप कर दिया जाता है, और बुक्स वगैरह जो भी प्रिपेयर की जाती है उसका असेसमेंट करके उसमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं उसकी बात की जाती है। ये सब आपका स्कूल एजुकेशन 2023 के रूल के तहत किया जाएगा। इसमें स्कूल का एजुकेशन पूरे तरीके से रीस्ट्रक्चर हो सकता है। तो एनसीईआरटी बुक पब्लिश करती है ना, कई बार वो बुक्स चेंज हो जाती है, तो मान के चलिए यही कमेटी है जो उसमें योगदान देती है। अब बात करेंगे हेल्थ के सेक्टर की। सबसे पहली न्यूज है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th रिपोर्ट के बारे में। देखिए ये रिपोर्ट का 5th वर्जन जारी हुआ है। ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा निकाली जाती है। इसमें अलग अलग इंडिकेटर में देखा जाता है स्कोर क्या है। ये 5th सर्वे है। 4th सर्वे 2015-16 में हुआ था। दोनों का कंपैरिजन यहाँ दिया गया है। टर्म्स को देखेंगे, टर्म्स का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, पिछले साल के कंपैरिजन में या पिछली रिपोर्ट के हिसाब से क्या इंप्रूवमेंट है क्या नहीं है वो देखेंगे। सबसे पहले है टोटल फर्टिलिटी रेट। देखिए एक वुमेन एवरेज तौर पे कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमेन, इसको बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। अगर ये बहुत ज्यादा है तो मान के चलिए एक वुमेन अगर 7 बच्चे दे रही है एक टाइम पे, और सारी औरतें इतना ही बच्चा दे सकती हैं एवरेज तौर पे, तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब हमारे देश का पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगा। इससे हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं। लेकिन हमारा एक टारगेट रहता है कि टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया ने बोला है कि हम 2 तक सेट कर दें। अगर हम 2 तक सेट करेंगे तो मतलब अगर एक औरत ने एवरेज तौर पर 2 बच्चों को जन्म दिया तो एक तो खुद माँ बाप हो गए, फिर उन्होंने अपनी ही अगली जनरेशन को जन्म दे दिया, तो ये क्या हो गया, रिप्लेस हो गए, मतलब खुद से ही खुद को रिप्लेस कर दिया इन्होंने। अगली पीढ़ी ने पिछली पीढ़ी को, ऐसा करके सेटअप बन गया। तो अगर रिप्लेसमेंट होगा तो हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ेगी नहीं, और इंडिया की पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, चाइना को भी है ऑलरेडी सरपास है ना। तो देखिए टोटल फर्टिलिटी रेट बताता है कि हमें 2.1 तक ही सेटअप इसको करके रखना है। पर इंडिया का अभी जो सर्वे हुआ है उसमें पाया गया हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट अब 2 पहुंच चुका है। हमने बोला था 2.1 तक रहेगा चलेगा, पर अब 2.0 है, मतलब बहुत सारी औरतें बहुत लेट कह लीजिए बर्थ दे रही हैं बच्चों को, या फिर ये कम हो गया है औरतों का चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 4th था उसमें ये फर्टिलिटी रेट था आपका 2.2। ये एग्जैक्ट फिगर आपको ध्यान रखना है, स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस अक्सर इससे आते हैं ना। टीएफआर 2.1 हमने एक्सेप्टेबल मांगा था। 2.1 होने का मतलब है रिप्लेसमेंट लेवल की फर्टिलिटी है। रिप्लेसमेंट मैंने आपको समझाया क्या होता है। अगर इससे कम है तो मतलब रिप्लेसमेंट से भी नीचे चले गए हम लोग, ठीक है। और आप देखेंगे ना जैसे बहुत सारी यूरोपियन नेशंस हैं, वहां पे ये टीएफआर जो है कई जगह पे तो मतलब 1 है, मतलब सिर्फ एक ही बच्चा कर रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, वहां की पॉपुलेशन कई बार डिक्रीज हो रही है। वहां पे बहुत सारी औरतें शादी ही नहीं करती, लेट शादी करती है, ये बच्चा ही नहीं करती है ना। ये इशू भी कई बार आने लग जाता है, इसलिए एक पर्टिकुलर लेवल पे ही टीएफआर को सेट करना सही रहता है। और हमारा अब ये 2.0 हो चुका है, पिछली बार 2.2 था। कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट ये बड़ा है। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब ड्यूरिंग द इंटरकोर्स आप कॉन्ट्रासेप्शन वगैरह यूज कर रहे हो। उसके बाद एंटीनेटल केयर जो है इसका विजिट जो है ये भी इंक्रीज हुआ है, मतलब जब औरत प्रेग्नेंट होती है प्रेगनेंसी के दौरान वो कितनी बार विजिट करती है हॉस्पिटल को, उसी को बोलते हैं एंटीनेटल केयर, है ना। ये 70% हो गया अब औरतों में। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग की अनमेट नीड्स की बात करें तो ये काफी ज्यादा कम हुई है, मतलब फैमिली प्लानिंग में डिक्रीज हुआ है। इसके अलावा 12 से 23 महीने के जो बच्चे हैं उनको इम्यूनिटी के जो इंजेक्शन लगते हैं उसमें अगर बात की जाए तो फुल इम्यूनाइजेशन पूरे देश भर में बच्चों का बड़ा है, 76% हो गया है। सेक्स रेशियो की बात करें टोटल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में तो ये डेफिनेटली बड़ा है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमारे इंडिया के अंदर ऐसा एक पहला सर्वे या सेंसस कह लीजिए वो बना है जिसके अंदर हमने देखा कि हमारा सेक्स रेशियो जो है वो हाई है। सेक्स रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ फीमेल्स 1000 मेल्स पे कितनी है। अब यहाँ क्या हुआ, 1000 मेल पे नंबर ऑफ फीमेल आपकी 1020 है, मतलब औरतों ने क्रॉस कर दिया मेल्स के काउंट को, ये पहली बार हुआ है, ठीक है। ये पिछली बार 991 था। न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट की बात करेंगे, जब किसी बच्चे का जन्म होता है, मान के चलिए 1000 लाइव बर्थ हुए, उन 1000 लाइव बर्थ में 28 दिन के अंदर कितने बच्चे जिंदा रहे, कितनों की डेथ हुई, उसी से कैलकुलेट करते हैं न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट। मतलब जितने आपके नवजात शिशु 28 दिन के अंदर मर गए वो रेशो कम होना चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे ना बर्थ सक्सेसफुल हुआ। तो ये आपका न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट भी डिक्रीज हुआ है, मतलब इतना बच्चे की अब मौत नहीं होती है।
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, मतलब इन्फेंट का डेथ उसके जन्म से पहले हो जाना या फिर जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ उसके तुरंत बाद बच्चे की मौत हो गई, ये भी 1000 लाइव बर्थ पे काउंट किया जाता है, ये भी डिक्रीज हुआ है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट विद इन द 5 ईयर बच्चे की डेथ होगी और ये 1000 लाइव बर्थ पे ही कैलकुलेट होता है, ये भी डिक्रीज हुआ है। अनीमिया की बात करेंगे, 15 से 49 ईयर्स की जो विमेन है इसमें अनीमिया इंक्रीज हुआ है। अनीमिया क्या होता है, ब्लड की कमी होना, तो आप समझिए बहुत सारी औरतों में अभी भी ब्लड की कमी है। पिछले वाले सर्वे में केवल 53% औरतें थी जिनमें अनीमिया था, इस बार 57 पॉइंट समथिंग है जिनमें अनीमिया है। 6 से 59 मंथ के बच्चों के बीच में अगर अनीमिया देखें उनमें भी अनीमिया बढ़ा है, मतलब बच्चों में भी ब्लड की बहुत कमी पाई जा रही है, खास करके 6 से 59 मंथ के बीच के बच्चे। अब 20 से 24 साल की वो औरतों को चेक करेंगे जो कि 18 साल से पहले जिनकी शादी हो जाती है, अगर इसका परसेंटेज देखें तो ऑब्वियसली बहुत कम है। ये कहा जा रहा है कि बिफोर 18 ईयर्स ऑफ मैरिज जो इंडिया में हो रहे हैं वो केवल 23.3% है, लेकिन स्टिल इट इज वेरी हाई बिकॉज इट इज नॉट एक्सेप्टेबल है ना, 18 साल से पहले क्या ही शादी होना। उसके बाद मैन की बात करेंगे, 25 से 29 साल की एज है मैन के लिए, एग्जैक्टली मानेगी ये शादी की परफेक्ट एज। 21 साल से पहले अगर मैन की शादी हो रही है उसका परसेंटेज अगर देखें तो वो भी कम हुआ है, मतलब मर्दों की भी शादी नहीं होती है 21 साल से पहले। इंस्टीट्यूशनल बर्थ की बात करेंगे, घरों में बच्चों को जन्म देना, हॉस्पिटल में जाके जन्म देना, ज्यादा सेफ हॉस्पिटल के अंदर होगा, उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, उसमें भी काफी इंक्रीज हुआ है इंडिया के अंदर। अब बात करेंगे चिल्ड्रन के बारे में जो स्टंटेड है, देखिए 5 साल से अंडर के बच्चों को चेक किया जाता है कि क्या वो स्टंटेड है या नहीं है। स्टंटेड का मतलब उस बच्चे की जो हाइट है वो उसकी एज के साथ मेल नहीं खाती। मान के चलिए बच्चा है 5 साल का पर उसकी हाइट तो बढ़ी नहीं रही, मतलब उसमें न्यूट्रिशन की कमी है, तो ये स्टंटिंग इसीलिए काम आती है ताकि हम अपना हंगर जो है उसको मेजर कर पाए पूरे देश में। तो स्टंटिंग भी डिक्रीज हुई है, 35.5% स्टंटिंग। अब बात करेंगे उन बच्चों की जो 5 साल से नीचे हैं पर वो वेस्टेड है। वेस्टेड का मतलब बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा उसकी हाइट के हिसाब से, ये भी डिक्रीज हुआ है, 19.3% हो गया है। अगली बात करेंगे अंडरवेट की। अंडरवेट का मतलब होता है आप अपनी उम्र के हिसाब से अपने वजन के नहीं हो, अपने वजन से कम हो। अगर आप अंडरवेट हो तो बीमारियां लगने का चांस बहुत हाई होता है। सो 5 ईयर्स से कम के जो बच्चे हैं 2000 अंडरवेट, इनका रेशियो भी डिक्रीज हुआ है, 32.1% जो है वो आपके अब अंडरवेट है। अब ये सारे डाटा को अगर आप कैलकुलेट करेंगे ये सब 30 के ऊपर है तीनों चीजें, तो कम भले हुआ है लेकिन अभी भी बहुत कम करने की जरूरत है क्योंकि ये आपका एट द एंड तो 0 ही होना चाहिए ना। अंडरवेट, स्टंटिंग, वेस्टेड ये कोई अच्छे पैरामीटर्स नहीं है स्कोर करने के लिए। अब बात करेंगे अगली यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की। देखिए ट्रैकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज 2023 ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट हाल फिलहाल जारी हुई, इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर जारी किया है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब क्या होता है, मतलब मेरे देश के अंदर जितने भी लोग हैं अगर उनको हेल्थ का एक्सेस चाहिए, हॉस्पिटल वो जा रहे हैं चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट है, उनको वहां पे क्वालिटी सर्विस मिलेगी, क्वालिटी हेल्थ सर्विस दी जाएगी, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो फुल एसेंशियल हेल्थ सर्विस को पब्लिक हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड करना ये होता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। इसमें हम लोग हेल्थ फैसिलिटी का एक्सेसिबिलिटी देते हैं, अफोर्डेबल बनाते हैं उनको और क्वालिटी भी देते हैं। बहुत सारे इनिशिएटिव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्रमोट करने के लिए लिए गए, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना के अंदर आपने देखा होगा ना गोल्डन कार्ड बन रहे थे जिसको आयुष्मान कार्ड कहा जाता था। क्या बोला गया था उसमें बोला गया था 5 लाख रुपए तक का हर फैमिली को साल का इंश्योरेंस दिया जाएगा। इसमें बहुत सारे लोगों को कवर किया गया था, खास करके सेकेंडरी और टर्शरी लेवल का जो हेल्थ केयर होता है उस पर टारगेट हुआ था। अब ये क्या है, प्राइमरी लेवल हेल्थ केयर, सेकेंडरी लेवल और टर्शरी। मान के चलिए मुझे नजला जुकाम है हल्का सा, तो मैं डिस्पेंसरी जाऊंगी आसपास में, वहां से दवाई लूंगी, वो हो गया प्राइमरी हेल्थ। अगर मैं नहीं ठीक हुई और मुझे डॉक्टर ने बोला कि अब थोड़ा सा मतलब टेस्ट वगैरह करवाइए जाके, और वो हॉस्पिटल के अंदर होगा, तो मैं चलेगी सेकेंडरी लेवल के हेल्थ केयर पे। अब मान के चलिए टेस्ट होने के बाद मुझे लग रहा है मतलब हॉस्पिटल वाले भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे मुझे क्या हुआ, कोई गंभीर टाइप की बीमारी है, तो मान के चलिए फिर उसके बाद हम जाएंगे टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम में जहां पे रिसर्च वगैरह होता है, जहां पे डॉक्टर भी बैठते हैं, रिसर्च भी होता है, जैसे आपका एम्स हो गया। ठीक है, ये तीनों लेवल के केयर सिस्टम सेटअप किए जाते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की अगर बात करें, इसमें टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए लोगों को हेल्थ की एक्सेसिबिलिटी दी जाएगी, क्वालिटी हेल्थ केयर दिया जाएगा। कोई बहुत दूर दराज के गांव में बैठा हुआ है लेकिन वहां बहुत गंभीर बीमारी है पर डॉक्टर वहां नहीं जा सकते, तो इंटरनेट के थ्रू टेलीमेडिसिन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 की बात करती है कि हमें क्वालिटी हेल्थ सर्विस हर किसी को प्रोवाइड करनी है एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। अगली बात करेंगे इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष की। देखिए इसके तहत बहुत सारे बच्चों को 12 वैक्सीन लगती हैं, 12 डिजीज होती हैं, बीमारियां, उनके खिलाफ वैक्सीन लगाई जाती हैं बचपन में ही, है
है ना, ये मिशन इंद्रधनुष के अंदर होता है। तो अब इसमें क्या बोला गया है कि 0 से 5 साल के जो आपके बच्चे हैं उनको इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष के तहत अच्छे से कवर किया जाएगा। ये वैक्सीन किसी की भी छूटनी नहीं चाहिए। अगली बात करेंगे आंगनवाड़ी सिस्टम की। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया है। ये आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल किसके लिए है? दिव्यांग बच्चों के लिए। आंगनवाड़ी तो पता है ना आपको, छोटे बच्चे वहां पे पढ़ने जाते हैं। सो इसमें ये बोला गया है कि जो आपके दिव्यांग बच्चे हैं, जो थोड़े डिसेबल हैं, उनको भी वहां पे क्वालिटी जो एजुकेशन है, क्वालिटी केयर, वो हमें देनी पड़ेगी। प्रोटोकॉल ये बात करता है कि दिव्यांगजन को कैसे हैंडल किया जाएगा आंगनवाड़ी सेंटर में। देखिए, पोषण अभियान के तहत उनका एक इंक्लूसिव केयर किया जाएगा, मतलब उनको फैमिलीज में, मतलब ऐसे उनको आंगनवाड़ी में फैमिली जैसा माहौल दिया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की जो टीम है उसके हिस्से के उनका जो मतलब ऑब्जेक्टिव है इन टीम्स का, उनके हिस्से में भी उनका काम बांटा जाएगा कि वो दिव्यांगजन को कैसे हैंडल करेंगे। आंगनवाड़ी सिस्टम क्या होता है? देखिए, आंगनवाड़ी सिस्टम को आंगनवाड़ी सर्विस स्कीम, जिसको अब सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कहा जाता है, उसके हिस्से के तौर पर लॉन्च किया गया था। ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम का ही हिस्सा है। आंगनवाड़ी सर्विस स्कीम एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन के अंदर ये स्कीम आती है। आंगनवाड़ी सर्विस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि 0 से 6 साल के जो आपके बच्चे हैं उनका न्यूट्रिशन जो है उसका ख्याल रखना, उनकी हेल्थ का ख्याल रखना, प्रेग्नेंट वीमेन का ख्याल रखना, लैक्टेटिंग मदर जो भी दूध पिलाने वाली माताएं होती हैं अपने बच्चों को उस टाइम पे, उनका ख्याल रखना, उनके पोषण का ध्यान रखना, ताकि हम लोग मोर्टेलिटी जो है, मतलब नवजात शिशु जो आपकी माएं होती है बर्थ वाली, उनमें मोर्टेलिटी, मृत्यु दर को कम कर सके, मॉर्बिडिटी को कम कर सके, मतलब बीमारी बहुत गंभीर ना हो पाए, माल न्यूट्रिशन को कवर कर सके, यानी कि वो अंडर न्यूट्रिशन नहीं होने चाहिए। कौन कौन सा आंगनवाड़ी सिस्टम का स्टेटस है हाल फिलहाल में अगर देखें तो देखिए, ग्लोबल लेवल पे भी आंगनवाड़ी सिस्टम को अप्रिशिएट किया गया है। इंडिया में आंगनवाड़ी सेंटर खोले गए हैं। इंडिया में आंगनवाड़ी वर्कर्स को अच्छा खासा पैसा दिया जाता है। आंगनवाड़ी हेल्पर्स को भी जो है वो अपॉइंट किया जाता है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस की स्कीम की बात करें तो इसमें 0 से 6 साल के बच्चों को टारगेट करते हैं, उनके न्यूट्रिशन का ख्याल रखते हैं, उनको प्री स्कूल एजुकेशन दिया जाता है, प्ले स्कूल होते हैं ना, उनको आंगनवाड़ी स्कूल ही कहा जाता है, इम्यूनिटी दी जाती है, रेगुलर उनका हेल्थ चेकअप होता है और उनको हेल्थ और न्यूट्रिशन का एजुकेशन दिया जाता है। डिजिटल इंक्लूसिविटी की बात करेंगे। आजकल के जो आंगनवाड़ी हेल्थ सेंटर हैं उसमें डिजिटल सिस्टम भी इंस्टॉल किए गए हैं। वहां पे स्मार्टफोन दे दिए गए हैं ताकि आप लोग ट्रैक कर सको वहां पे वो आंगनवाड़ी सिस्टम क्या 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 चीजें जो है अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है, कौन सी चीजें नहीं कर पा रहा। अब ये ट्रैकिंग कैसे होगी? पोषण नाम की जो स्कीम है जिसमें हम लोग इंडिया के पूरे जगह पे न्यूट्रिशन का ख्याल रखेंगे, इसी स्कीम को ट्रैक किया जाता है, मतलब आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर। पोषण ट्रैकर क्या है? आंगनवाड़ी जो विमेन है, मान के चलिए वो बहुत सारी औरतों को वहां पे एरिया में एजुकेशन दे रही है कि अपने हेल्थ का ख्याल रखो, बच्चों को टीके लगवाओ, है ना। कई बार वो भूल जाती है, ट्रैक नहीं कर पाती डाटा, तो ट्रैक करने के लिए अब उनको कागज पत्र लेके घूमने की जरूरत नहीं है। उनके पास एक ऐप रहेगी फोन के अंदर जिसको बोलेंगे पोषण ट्रैकर। वो उसी से चेक कर पाएंगे कि क्या मैंने इस घर में जाकर सारी चीजें समझा दी या नहीं समझा दी, अब इस घर में कितने जड़ों को टीका लगा, कितनों को नहीं लगा। ये होता है ट्रैकिंग करना, ठीक है। इसमें हम लोग स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट जो भी चल रहा है बच्चों में, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सक्षम आंगनवाड़ी की अगर बात करें तो ये टारगेट इंटरवेंशन है ताकि आंगनवाड़ी सेंटर को और अच्छे से इंप्रूव और अपग्रेड किया जा सके। सक्षम आंगनवाड़ी जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे 14 से 18 साल की लड़कियों के बीच में। लड़कियों को खास करके न्यूट्रिशन अच्छा दिया जाएगा। अर्ली चाइल्डहुड केयर, 3 से 6 साल के बच्चों को अच्छे से शिक्षा भी दी जाएगी, खाना भी दिया जाएगा, और 0 से 3 साल के बच्चों का भी ख्याल रखा जाएगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि स्मार्ट लर्निंग एड्स बच्चों को दिए जाएंगे, खास करके जो आपके दिव्यांगजन बच्चे हैं। ऑडियो वीडियो के टूल्स दिए जाएंगे, वाटर प्यूरिफायर आंगनवाड़ी सेंटर में लगाए जाएंगे। कंपेंसेशन की अगर बात करें तो जो आपके आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं उनको पर मंथ का कोई फिक्स्ड ऑनरेरियम जो है वो दिया जाता है, जैसे 45 रुपए महीना सरकार के द्वारा फिक्स किया गया है। इसके अलावा उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको 500 रुपए महीना एक्स्ट्रा इंसेंटिव के तौर पर भी दिया जाता है। वो तब दिया जाता है जब उन्होंने पोषण अभियान को भी अच्छे से इंप्लीमेंट किया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम को भी अच्छे से इंप्लीमेंट कर दिया। इसके अलावा इंश्योरेंस का भी कवरेज है, उनको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इन सब के तहत इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। कुछ और बेनिफिट उनको मिलते हैं, जैसे कि पेड लीव मिलता है, पैसा नहीं कटता अगर वो छुट्टी लेते हैं, प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाता है। बात करेंगे पोषण अभियान की, जिसको नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी कहते हैं। 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका मेन पर्पस क्या था कि पूरे इंडिया के अंदर न्यूट्रिशन रिलेटेड इंटरवेंशन देना। हर एक बच्चे को, हर एक जन को इंडिया में पता होना चाहिए कि बैलेंस डाइट क्या होती है, न्यूट्रिशन कितना ज्यादा जरूरी है। इसके लिए टारगेट सेट किए जाते हैं। मेन पर्पस है कि आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट जो है, हमारे इंडिया के जिले जो है, उनमें स्टंटिंग को रिड्यूस करना। स्टंटिंग मैंने आपको पीछे बताया था, ताकि हम मेल न्यूट्रिशन भी रिड्यूस कर सके। इसमें आंगनवाड़ी सेक्टर को भी इंक्लूड किया गया है अच्छे से स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए। इसमें प्रेग्नेंट वुमेन, मदर्स और चिल्ड्रन को खास करके न्यूट्रिशन अच्छा प्रोवाइड किया जाता है। इसके क्या क्या फीचर्स हैं? रेगुलरली सोशल ऑडिट किया जाता है, जन आंदोलन चला के लोगों को अवेयर किया जाता है न्यूट्रिशन के बारे में, अलग अलग स्कीम्स को जोड़ा जाता है माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए।
रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाती है स्कीम की। इसके अलावा न्यूट्रिशन रिसोर्स सेंटर खोले जाते हैं, राज्यों को इंसेंटिव दिया जाता है ताकि वो पोषण अभियान के टारगेट्स को कंप्लीट कर सकें। अब कम्युनिटी हेल्थ वर्कर ग्रास रूट लेवल पे अलग अलग नाम से काम करते हैं अलग अलग स्कीम के अंदर। ये डिफरेंस आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। देखिए, एक होते हैं आंगनवाड़ी वर्कर, एक होते हैं ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, और कुछ होती हैं आशा वर्कर। फुल फॉर्म है एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। देखिए, आंगनवाड़ी वर्कर काम करते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंदर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन के अंदर आती है। ये आंगनवाड़ी सेंटर के अंदर होते हैं। इनका मेन पर्पस होता है, जो बच्चे होते हैं जस्ट जन्म हुआ और फिर 3 से 6 साल तक के जब तक नहीं हुए, उनको चाइल्डहुड केयर देना, उनके न्यूट्रिशन का ख्याल रखना। जितना ये काम करते हैं उस हिसाब से इनको 500 रुपया इंसेंटिव मिलता है, प्लस 4500 रुपया फिक्स ऑनरेरियम भी मिलता है। एएनएम की अगर बात करें, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर। ये अर्बन हेल्थ मिशन का हिस्सा है। इनका मेन पर्पस क्या होगा, गांव को विजिट करना, हेल्थ सब सेंटर डिस्पेंसरीज वगैरह जो होती हैं वहां पे विजिट करना, ताकि हेल्थ सिस्टम को अच्छे से इंप्रूव किया जा सके। ये खास करके बच्चों को ही टारगेट करती हैं, बच्चों की हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखना, और जो मैटरनल होती हैं, जो माएँ होती है प्रेग्नेंट, उनका ख्याल रखना, उनको इम्यूनिटी के बारे में बताना, जो भी वैक्सीन अवेलेबल है नए बच्चों के लिए, नए जन्मे बच्चों के लिए, उसके बारे में अवेयर करना। इनका जो ऑनरेरियम है, कितना पैसा मिलेगा, वो सेंटर इनको देती है। आशा वर्कर भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर काम करती हैं, अर्बन हेल्थ मिशन का हिस्सा है। गांव के लेवल पे ये बेस होती हैं, मतलब गांव में जो आपके हेल्थ सेंटर है वहां पे खास करके इनको प्लेस किया जाता है। इनका मेन पर्पस क्या होता है, जो भी औरतें, जो भी बच्चे हैं, या जो भी एडोलेसेंट गर्ल्स हैं वहां पे, मतलब जवान लड़कियां, उनको अच्छे से टेक केयर करना उस एरिया में, उनके अंदर हेल्थ के बारे में अवेयरनेस देना। अब मान के चलिए किसी गांव के अंदर प्लेस है, वहां पे 16 साल की बच्ची है, उसकी शादी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे आशा वर्कर थोड़ा सा जाके उसकी मम्मा वगैरह से बात करेंगी और सारी चीजें बताएंगी कि अगर हमने 16 साल की उम्र में बच्ची की शादी कर दी तो प्रेगनेंसी में आगे क्या दिक्कत होगी, बच्ची की जान को क्या नुकसान हो सकता है। ये सब चीजें वो अवेयर करवाती है इन सब चीजों से। ठीक है। इनका एक मंथली इंसेंटिव होता है 2000 रुपए पर मंथ, तो देखिए इनको रूटीन पे मिलता है, फिर इनको कुछ इंसेंटिव एक्स्ट्रा दिया जाता है अगर ये अच्छे से स्कीम को इंप्लीमेंट करती है। नेक्स्ट बात करेंगे वॉश इनिशिएटिव की, जिसका नाम है वाटर सैनिटेशन और हाइजीन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई है जिसका नाम है बर्डन ऑफ डिजीज एट्रीब्यूटेड टू अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन हाइजीन। मतलब अगर आप अच्छे से सैनिटेशन और वॉश का ध्यान नहीं रखते हो तो कितनी बीमारियां हो सकती हैं। वॉश जो है इसका मेन पर्पस यही है कि इसको प्रमोट करते हुए पूरे जगह में सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है उसकी फैसिलिटी देना, सैनिटेशन की फैसिलिटी इंप्रूव करना, और बेसिक लेवल का जो हाइजीन है उसको इंप्रूव करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 जो है, जिसमें हम बात करते हैं क्लीन वाटर और सैनिटेशन को प्रमोट करने की, उसको अचीव करने के लिए वॉश जो है वो हमारी मदद करेगा। यूनिसेफ के हिसाब से इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे लोग जो है वो खुले में शौच करते थे, लेकिन अब उनकी संख्या काफी कम हो चुकी है। मतलब वॉश की सर्विस अच्छे से इंडिया में अब हो रही है, लोग अपने हाइजीन और सैनिटेशन का ध्यान रख रहे हैं। देखिए, ओपन डिफेकेशन के कारण बहुत सारे बच्चों की भी मौत होती थी, क्योंकि खुले में शौच से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। इससे क्या था, हाई नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट था, पर अब वो कम हो चुका है। यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट निकाली थी, नाम था ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट। इसने एग्जामिन किया था कि ट्रिपल बर्डन ऑफ वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन जो है वो क्या इफेक्ट कर सकता है। मतलब देखिए, एक तो पानी की समस्या, फिर सैनिटेशन और हाइजीन, इन तीनों का बर्डन क्या क्या चीजें बच्चों के लिए ला सकता है, क्या क्या थ्रेट ला सकता है, उसकी बात की गई थी। और बोला गया था कि अभी भी 50% तक ऐसे, मतलब मान के चलिए यहाँ पे हमारे बच्चे हैं जिनको बेसिक वाटर या सैनिटेशन नहीं मिलता है। टॉप 20 कंट्री में इंडिया भी आता है जहां पे बच्चों में सैनिटेशन का ध्यान नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से मौत भी होती है। विद इन द टॉप 25% कंट्री जो है हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर, वहां पे क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क जो है वो भी बच्चों को फेस करना पड़ता है। यूनिसेफ का एक इंडेक्स है, चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, उसमें बताया गया है कितना रिस्क बच्चे एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज की वजह से फेस करते हैं। इंडिया के वॉश से रिलेटेड इनिशिएटिव सफाई को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से हैं, नमामि गंगे प्रोग्राम, जल जीवन मिशन, सैनिटेशन को लेकर स्वच्छ भारत मिशन लाया था हमने। हाइजीन के लिए हम क्या करते हैं, जो एडोलेसेंट गर्ल है उनको पीरियड्स के लिए जो पैड दिया जाता है वो प्रोवाइड करते हैं ताकि मेंस्ट्रुअल हाइजीन बना रहे। और रूरल और अर्बन एरिया से रिलेटेड एक स्कीम थी अमृत, इसको प्रमोट किया गया। ग्लोबल लेवल पे डब्ल्यूएचओ का वॉश स्ट्रेटेजी आया, 2018 से 25 तक प्रमोट किया जाएगा। यूनिसेफ का वॉश स्ट्रेटेजी आया, 2016 से 2030 तक प्रमोट किया जाएगा। सैनिटेशन एंड वाटर फॉर ऑल, ये यूनिसेफ के द्वारा लाई गई एक स्कीम थी जिसमें हम लोग रिसोर्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे ताकि सफाई पूरे वर्ल्ड में प्रमोट की जा सके। इस बात करेंगे न्यूट्रिशन और सैनिटेशन की न्यूज पे। सबसे पहली न्यूज है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। 2023 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज हो गया है, जिसको कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर लाइफ जैसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने रिलीज किया है।
कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड के अंदर है, वेल्ट हंगर लाइफ जर्मनी के अंदर है। ग्लोबल ट्रेंड की अगर बात करें तो 2015 से बहुत कम प्रोग्रेस जो है वो देखने को मिला है हंगर को पूरे वर्ल्ड में कम करने को लेकर, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, क्लाइमेट चेंज का भी इम्पैक्ट है। साउथ एशिया और अफ्रीका के एरिया, खास करके सहारा डेजर्ट के साउथ का जो एरिया है वहां पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट हंगर लेवल है। इंडिया की बात करें तो 2023 में इंडिया का जो रैंक है वो 111 रहा है। 125 कंट्री में से रैंक इंडिया ने हासिल किया है। 28.7 जो है वो इंडिया का स्कोर है। स्कोर इज डिफरेंट, रैंक इज डिफरेंट, और इंडिया जो है वो हंगर की कैटेगरी में सीरियस लेवल पे है। इंडिया ने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जरूर किया है, पिछला स्कोर 29.2 था 2015 के अंदर। अब अंडर नरिशमेंट में हमारा 16.6% वेरिएबिलिटी है। चाइल्ड स्टर्निंग 35.5% है इंडिया में। चाइल्ड वेस्टिंग 18.7% है। चाइल्ड मोर्टेलिटी 3.1% है। गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन किया है कि जो भी मेथड यूज किया गया है इस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए वो सही मेथड नहीं है, सैंपल सही से कलेक्ट नहीं किया गया, सोर्स ऑफ डाटा इनएप्रोप्रिएट है, इसलिए हम इस रैंकिंग को मानते नहीं है। देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये 4 कंपोनेंट से बनकर मतलब असेस कर निकाला जाता है। सबसे पहले अंडर नरिशमेंट देखा जाता है जिसको 1/3 तक स्पेस दिया जाता है, मतलब जितना शेयर ऑफ पॉपुलेशन जो है हमारे पूरे देश के अंदर या पूरे वर्ल्ड में कितना उनमें से ऐसा पॉपुलेशन है जो कि अच्छे से कैलोरी नहीं ले रहा, उसको बोलेंगे अंडर नरिशमेंट। चाइल्ड स्टंटिंग देखा जाता है जिसको 1/6, चाइल्ड वेस्टिंग को 1/6 और फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी को 1/3 तक का रेशो दिया जाता है। चाइल्ड स्टंटिंग और वेस्टिंग पीछे हम पढ़ चुके हैं, मोर्टेलिटी भी पढ़ चुके हैं कि वो बच्चे जिनका 5th बर्थडे से पहले जो है वो डेथ हो जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पे, रीजनल और नेशनल लेवल पे हंगर यानी कि भूखमरी की समस्या को देखता है। स्कोर की अगर बात करें, अगर स्कोर 50 से ऊपर है या 50 है तो मतलब एक्सट्रीमली अलार्मिंग हंगर है। अगर 35 से 49.9 तक का स्कोर है तो वहां पे अलार्मिंग भूखमरी है। सीरियस हंगर कब माना जाएगा? जब 20 से 34.9 तक का स्कोर है। मॉडरेट हंगर तब माना जाएगा जब 10 से 19.9 तक का स्कोर है। सबसे कम हंगर वहां माना जाएगा जहां पे स्कोर जो है वो 9.9 या उससे कम है। ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेटस की बात करेंगे, सितंबर 2023 तक 75% इंडिया के ऐसे विलेजेस हैं जिनको ओपन डिफिकेशन प्लस का स्टेटस मिल चुका है। देखिए ये जो स्टेटस है ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के सेकंड फेज के अंदर दिया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन की स्कीम जो थी वो पूरे भारत में सफाई को मेंटेन करने के लिए चलाई गई थी। ग्रामीण लेवल की जो स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आती है। इन दोनों में से क्या मिनिस्ट्री है कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। तो देखिए फेज 2 है इसका, जिसके तहत ओडीएफ प्लस का दर्जा हर एक गांव को मिलता है अगर वो कुछ क्राइटेरिया को सेट कर लेते हैं। सबसे पहले ओडीएफ की बात करेंगे। ओडीएफ के स्टेटस का मतलब क्या हुआ कि अब कहीं पे भी खुले में शौच जो है वो नहीं किया जाता है। आपको खुले में शौच एनवायरनमेंट में या विलेज में नहीं मिलेगा। हर एक हाउस के अंदर पब्लिक या कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन भी हो वहां पे मतलब एक सेफ ऑप्शन है किसका? शौच के लिए, जैसे कि टॉयलेट्स वगैरह बने हुए हैं। ओडीएफ प्लस विलेज किसे कहा जाएगा? वो गांव जिसने ओडीएफ का भी दर्जा हासिल कर लिया प्लस वहां पे सॉलिड वेस्ट का जो मैनेजमेंट है वो भी अच्छे से हो रहा है। ओडीएफ प्लस मॉडल विलेज किसे कहा जाएगा? जो अपने ओडीएफ स्टेटस को मेंटेन किया हुआ विलेज है, ठीक है, वहां पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से हो रहा है, वहां पे वेस्ट वाटर जमा नहीं होता, प्लास्टिक वेस्ट नहीं है। ओडीएफ प्लस इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन के मैसेज वहां डिस्प्ले किए जाते हैं। अब देखिए ओडीएफ की डेफिनेशन क्या है शहरी इलाकों में। ओडीएफ का मतलब शहरों के अंदर क्या है कि खुले में आपको कोई भी पर्सन, सिंगल पर्सन भी नहीं मिलेगा शौच करता हुआ। ओडीएफ प्लस का मतलब कि वो शहर जहां पे ओडीएफ भी दर्जा डिक्लेयर हो गया, कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट भी बने हुए हैं और वो फंक्शनल टॉयलेट है, यूज किए जा रहे हैं। एक होता है ओडीएफ प्लस प्लस। ओडीएफ प्लस प्लस का मतलब ये हुआ कि एक तो उस जगह को ओडीएफ प्लस का दर्जा मिला हुआ है, प्लस वहां पे जो वेस्टेज है, सीवरेज वगैरह का सिस्टम है वो अच्छे से मैनेज किया जा रहा है, वेस्ट को डंप नहीं किया जाता, वाटर बॉडीज जो है वो साफ सुथरी है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की, जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज, जिसमें सबसे पहली न्यूज है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के बारे में। इन्होंने इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 निकाली है, साथ में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस जो है उसने कोलैबोरेट किया। देखिए यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड 1967 में ट्रस्ट के तौर पे स्टैब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ही हिस्सा है। इसको अपनी पॉलिसी की गाइडेंस जो है वो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल से मिलती है। 1994 में एक प्रोग्राम आया था फॉर एक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। इसी प्रोग्राम से ये यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। इसके टारगेट क्या है? 3 0 को अचीव करना 2030 तक। कौन कौन से 3 0 है? फैमिली प्लानिंग जो है वो हर जगह पे होनी चाहिए, प्रिवेंटेबल मैटरनल
मैटरनल डेथ यानी कि माँ की मौत नहीं होनी चाहिए जन्म देते टाइम, जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो नहीं होना चाहिए। कुछ और रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो जैसा हमने देखा कि अभी इंडिया एजिंग रिपोर्ट निकाली है, इसके अलावा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट भी ये जारी करते हैं। जो अभी रिपोर्ट निकाली है उसमें बताया गया कि इंडिया जो है वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा मिड 2023 के अंदर, जो कि अब बन चुका है। और इंडिया में यंगेस्ट पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में। 68% इंडिया की पॉपुलेशन 15 से 64 ईयर के बीच में है। ओल्ड एज पॉपुलेशन अभी इंडिया के अंदर कम है, ओल्ड एज माने 65 साल से ऊपर के। फर्टिलिटी रेट की बात करें तो इंडिया का 2.0 हो चुका है, जो कि हमने देखा था TFR टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया का 2.1 होना चाहिए, अब 2.0 हो चुका है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो इंडियन मेल 71 साल और इंडियन फीमेल 74 साल तक जीते हैं। कुछ और फाइंडिंग्स की अगर बात करें तो 8 ऐसी कंट्री हैं जैसे इजिप्ट, इथोपिया, इसमें इंडिया भी आता है, जहां पे 50% से भी ज्यादा ग्लोबल पॉपुलेशन रहती है और 2050 तक ये बढ़ जाएगा। यूनाइटेड नेशन का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर का बात करेंगे, इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 निकाली है। ये जो डिपार्टमेंट है यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अंदर काम करता है, हेडक्वार्टर यूएसए के अंदर है। मेन पर्पस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसको अचीव करने के लिए नया एजेंडा लेके आना। रिपोर्ट में यही बताया गया कि अभी तक 50% से ज्यादा टारगेट ऐसे हैं जो अचीव करने के लिए बहुत ही वीक यानी कि कमजोर है। खास करके कोविड-19 पैंडेमिक और क्लाइमेट चेंज ने एक मेजर इशू क्रिएट किया है और इंडिया में मतलब पूरे वर्ल्ड में 575 मिलियन पीपल अभी भी ऐसे हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहते हैं। अब बात करेंगे यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट की। इनका 56th सेशन न्यूयॉर्क के अंदर हुआ। ये जो कमीशन है इसको यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा 1946 में सेटअप किया गया। इसका नाम बदला गया 1994 में। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। करंटली इंडिया इसका मेंबर है, 2025 तक मेंबर रहेगा, क्योंकि इसकी जो मेंबरशिप है वो ज्योग्राफी के हिसाब से बदलती रहती है हर 4 साल के अंदर। यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन राइट ऑफ चाइल्ड की बात करेंगे, इन्होंने एक गाइडेंस जारी किया कि बच्चे को रहने के लिए जो साफ सुथरा एनवायरमेंट चाहिए होता है उसको हमें प्रमोट करने की जरूरत है। यूएन कमेटी ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड एक ऐसी बॉडी है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन के अंदर काम करती है। 196 स्टेट पार्टीज का मेंबर है, इंडिया भी इसका मेंबर है। इस कन्वेंशन को 1989 के अंदर अडॉप्ट किया गया था। कमेटी की जो मीटिंग है वो जेनेवा के अंदर होती है। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अपनी जो फंडिंग है वो रिसीव कर ली है 2023 में। ये एक ज्वाइंट प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशन का और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। इसको 1961 में लाया गया था। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली के अंदर है। 120 से ज्यादा कंट्रीज में ये शामिल है। इंडिया के अंदर भी इसका प्रोग्राम चलाया जाता है ताकि कंफ्लिक्ट या डिजास्टर की वजह से जो फूड या खाना नहीं मिल पाता है वो फूड डिस्ट्रीब्यूट करके लोगों की जिंदगियां बचाई जा सके। यहाँ पे वॉलंटरी डोनेशन सरकारों के द्वारा, कॉर्पोरेट बॉडीज के द्वारा दिया जाता है। इसको नोबेल प्राइज मिल चुका है पीस का 2020 के एफर्ट के लिए, क्योंकि इन्होंने हंगर से, भुखमरी की समस्या से लोगों को निजात दिलवाई थी। रिपोर्ट्स की बात करें तो इसकी एक रिपोर्ट है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस जो जारी होती है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अगर इंडिया में देखा जाए तो 1963 में आया था। मेन पर्पस क्या है, जो आपका टारगेटेड PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसमें राशन की दुकानों पे राशन बांटा जाता है सब्सिडी पे, वो सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करते हुए इंडिया के अंदर हंगर को खत्म करना। इसमें जैसे कुछ इनिशिएटिव इन्होंने लाए। एक इनोवेटिव इनिशिएटिव था जिसका नाम था अन्नपूर्ति। अन्नपूर्ति का मतलब क्या था, ऑटोमेटिक ऐसी मशीन लगी हुई थी जिसमें आप ATM जैसे अगर कार्ड डालेंगे अपना तो सीधा वहां से चावल बाहर निकलेगा जो आप कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जो फूड डिस्ट्रीब्यूट करती है, इन्होंने आइडिया दिया था उस डिस्ट्रीब्यूटेड फूड को फोर्टिफाई किया जा सके। फोर्टिफिकेशन माने और ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। कैसे, उसमें विटामिन डाल के, मल्टी न्यूट्रिएंट डाल के। ये मिड डे मील प्रोग्राम में ही ये खाना सर्व किया जाता है। अगली फूड सिक्योरिटी मेंटेन करना कंट्री के अंदर, ये भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत इंडिया में किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। इनके द्वारा ग्लोबल फूड पॉलिसी की रिपोर्ट 2023 की जारी की गई है। इसको 1975 में स्टैब्लिश किया गया था। ये एक मेजर रिसर्च सेंटर है जो इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर काम करता है। ये इंटरनेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट 1971 में सेटअप किया गया था ताकि हम लोग फूड की सिक्योरिटी पूरे वर्ल्ड में लेके आ सके थ्रू द रिसर्च। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC USA के अंदर है। 60 कंट्रीज में ये काम करता है। इंडिया में भी इसका मतलब बोलचाल है। तो ध्यान रखेंगे ये जो रिपोर्ट है ये बात करती है कि पूरे विश्व में फूड इनसिक्योरिटी जो है वो कोविड-19 के बाद, क्लाइमेट चेंज के बाद कितनी ज्यादा बढ़ी है और 2050 तक अंडर नरिशमेंट बढ़ जाएगा अगर ऐसी ही सिचुएशन चलती रही। नेक्स्ट बात करेंगे यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के बारे में। इन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी जिसका नाम है ग्लोबल ट्रेंड फोर्स डिस्प्लेसमेंट इन 2022 रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है, ये जो आपका यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी है, इनको स्टैब्लिश किया गया था 1950s के अंदर। जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 137 कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया ये काम करते हैं।
इनका मेन पर्पस क्या है? लाइफ्स को प्रोटेक्ट करना, खास करके लोगों का फ्यूचर अच्छे से बिल्ड करना। अगर वो कहीं पे लग रहा है कि उनको संकट है, वो दूसरी जगह में रिफ्यूजी के तौर पे जाके रह सकते हैं दूसरे देश के अंदर, ये इस कमीशन के अंदर होता है, ठीक है। 1951 का रिफ्यूजी कन्वेंशन और 1967 का जो प्रोटोकॉल है वो बात करता है कि लोगों की लाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देश कौन सा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको अपनी सेफ्टी के लिए किसी भी देश में शिफ्ट करने का हक भी है। रिपोर्ट में बताया गया कि क्लाइमेट चेंज के कारण भी बहुत ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है और बच्चों पे खास करके ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इन सब चीजों का, और कैसे वर्ल्ड में रिफ्यूजीज की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा लो और मिडिल इनकम कंट्री से आए हुए हैं। अगली बात करेंगे ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस के बारे में। इसको इन्होंने हाल फिलहाल में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो दर्जा था, उनको जो मतलब ग्लोबल लेवल पे दर्जा चाहिए था, उसको रिजेक्ट कर दिया, उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया हमारे यहाँ की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट, उसको देखेंगे, पर ये दूसरी बार हुआ है। इनका ये मानना है कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन नाम की बॉडी है हमारे देश के अंदर, उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है और इनका कॉपरेशन जो है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वो अच्छा नहीं है। जब तक ये एक्रीडिटेशन यानी कि मान्यता नहीं मिलती, तब तक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो इंडिया को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ये ग्लोबल बॉडी क्या है, 1993 में बनाई गई थी। इसका मेन पर्पस है नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस को जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं उनको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करना। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। जनरल असेंबली जो है इसकी वो एक सुप्रीम डेलिब्रेटिव बॉडी होती है। इसके अलावा ये ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूशन, नेशनल ह्यूमन रिसोर्स इंस्टीट्यूशन को क्या देते हैं, पावर देते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। पेरिस प्रिंसिपल है जो डील करता है ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, ये इन पेरिस प्रिंसिपल के फ्रेमवर्क के हिसाब से ही दर्जा देने के लिए डिसीजन लेते हैं। हर 5 साल में ये दर्जा दिया जाता है। पेरिस प्रिंसिपल को 1993 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। अब देखिए क्राइटेरिया क्या है कि आपको कब दर्जा दिया जाएगा, मतलब एक्रेडिटेशन दिया जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को, ये पेरिस प्रिंसिपल के फ्रेमवर्क के हिसाब से डिसाइड होगा। पहली चीज तो हर एक ह्यूमन राइट को अपने यहाँ पे आप प्रोटेक्ट करते होने चाहिए, गवर्नमेंट से आपका इंस्टीट्यूशन आजाद होना चाहिए, एडिक्वेट सफिशिएंट पावर और फंडिंग होनी चाहिए उस इंस्टीट्यूशन के पास, जो कि यहाँ कहा जा रहा है एनएचआरसी के पास नहीं है, कोऑपरेटिव वर्क होना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे आप काफी जगह एंगेज होने चाहिए जहां पे देखा जा सके कि आप ह्यूमन राइट्स के लिए खड़े हो रहे हैं। 2016 में भी एनएचआरसी का जो एक्रेडिटेशन का सर्टिफिकेट या एप्लीकेशन था उसको खारिज कर दिया गया था। 2017 में फिर से मतलब बोला गया कि हम लोग इंप्रूवमेंट करेंगे, लेकिन अभी भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखा, तो ये एप्लीकेशन फिर से खारिज हो चुका है। अब देखिए जो हमारा एनएचआरसी का एक्ट है वो 2019 में अमेंड किया गया था, जिसमें हम लोगों ने एनएचआरसी के अंदर जो मेंबर्स की संख्या थी उनको बढ़ाया भी था। उन मेंबर्स में हम लोगों ने विमेन को ऐड किया था, पर्सन विद डिसेबिलिटीज को भी ऐड किया था, लेकिन स्टिल ये एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट हुआ। यूनाइटेड नेशन परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इश्यूज की बात करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे यूनाइटेड नेशन परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इश्यूज के बारे में। 22nd सेशन इसका हेल्ड किया गया है। इसको साल 2000 में एस्टैब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के रेजोल्यूशन के बाद। ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल की एक एडवाइजरी बॉडी है, न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसमें 8 एक्सपर्ट गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट होते हैं, 8 इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। इसके इलेक्शन रीजनल लेवल पे होते हैं, जैसे अफ्रीका से कुछ मेंबर ले लिए, कुछ एशिया से, कुछ ईस्टर्न यूरोप से ले लिए। मेन पर्पस क्या है, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी इंडिजिनस कम्युनिटीज को इश्यूज फेस करने पड़ते हैं उसको डील करना। इसकी एक्टिविटीज रेगुलरली मॉनिटरिंग के लिए हर एक लेवल पे, रीजनल लेवल पे भी जाके काम करती हैं और एक्सपर्टीज अपनी जारी करती हैं। कुछ मिसलेनियस के अंदर न्यूज है, जैसे सबसे पहले है स्पोर्ट्स गवर्नेंस इन इंडिया के बारे में। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट के द्वारा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि ये कहा गया कि ये इंटरनेशनल लेवल के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो इंडिया स्पोर्ट्स में स्टेट लिस्ट का पार्ट है। देखिए हमारी स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट 3 लिस्ट होती है। स्टेट लिस्ट के अंदर आपका स्पोर्ट्स आता है, मतलब स्पोर्ट्स को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य सरकार की होती है। करंट स्पोर्ट्स गवर्नेंस मॉडल की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर बनाई गई है, जो कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत स्पोर्ट्स को मैनेज करती है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बनाई गई है ओलंपिक को डील करने के लिए। जो आपके नॉन ओलंपिक स्पोर्ट है जैसे क्रिकेट हो गया, उसके लिए बीसीसीआई बनाई गई है। कुछ रिक्वायरमेंट है जिसके तहत नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है वो काम करती है, जैसे कि एक लीगल स्टेटस का दर्जा, उनको वॉलंटरी खुद को रजिस्टर्ड बॉडी बनाना पड़ता है लीगल स्टेटस लेने के लिए। एक अपेक्स बॉडी होती है जो स्पोर्ट्स के लिए काम करती है और डिसीजन लेती है। इंटरनेशनल लेवल पे उनके 3 साल से ज्यादा का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, तभी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इलेक्शंस की बात करें तो इनको फेयर इलेक्शन हर बार अपने मेंबर्स के लिए कंडक्ट करवाने होते हैं। 70 साल तक का टेन्योर होता है। यहाँ के जो ऑफिस बेरर होते हैं, जो इसमें मेंबर होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। रेगुलर ऑडिटिंग होनी चाहिए इनके अकाउंट की। और उसके अलावा
ट्रांसपेरेंट मैनर का इनका सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए। नेक्स्ट कास्ट सेंसस की बात करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें राज्य का जो कास्ट सर्वे है वो रिलीज किया गया। देखिए कास्ट की अगर बात करें, पूरे पहले इंडिया के सेंसस को देखिए। इंडिया का सेंसस यूनियन सब्जेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, यूनियन लिस्ट के अंदर आता है शेड्यूल 7 में आर्टिकल 246 के अंदर। सेंसस एक्ट 1948 के तहत बोला गया था कि पॉपुलेशन का सेंसस रेगुलरली कंडक्ट किया जाएगा और ये सेंसस ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का रजिस्ट्रार जनरल और सेंसर कमिश्नर ऑफ इंडिया का एक ऑफिस है, ये इस सेंसस को रेगुलरली कंडक्ट करवाते हैं। 10 साल के अंदर ये सेंसस हर बार होता है। बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 के अंदर बाद में ये भी बोला गया कि सेंसस में बर्थ रेट वगैरह भी चेक किया जाएगा। फिर मंडल कमीशन आया 1980 में, जिसमें बैकवर्ड क्लास कमीशन की बात हुई, तो सेंसस में बैकवर्ड क्लासेस की भी जानकारी मिलती है। फिर उसके अलावा मंडल कमीशन के बाद ही ये बोला गया कि ओबीसी पॉपुलेशन जो है उसको जब कैलकुलेट किया गया वो कितनी निकली, 52% निकली हमारे देश के अंदर। देखिए बिहार की राज्य सरकार ने सेंसस जो है वो कास्ट बेस्ड निकाला है ना, कास्ट बेस्ड सर्वे कह लीजिए। ये एक फुल स्केल सेंसस नहीं है। उनके हिसाब से उन्होंने ये कहा कि हमने निकाला जरूर है पर इसको आप फुल तरीके से कास्ट सेंसस मत मानिए, ये एक सोशल सर्वे है जिसमें हमने कास्ट को डेमोग्राफिक के तौर पे टारगेट करते हुए कास्ट का डाटा निकाला है। अब कास्ट सेंसस अगर इंडिया में देखें, इंडिया में सेंसस तो होता है लेकिन कास्ट वाइज का जो सेंसस है वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 1881 में स्टार्ट किया गया था, 1931 तक निकाला गया। फिर 1941 में कास्ट का सेंसस जो है वो कलेक्ट हुआ लेकिन पब्लिश नहीं हुआ। आजादी के बाद से इंडिया ने कास्ट का सेंसस बंद कर दिया, लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जरूर सेंसस किया जाता है। फिर हमारे पास एक सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस आया 2011 में, जिसमें कास्ट वर्ड को यूज किया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और हाउसिंग ने मिलकर निकाला था, लेकिन 2016 में सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का जो डाटा था उसमें से कास्ट के डाटा को निकाल दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, उसके बाद बचे हुए डाटा को ही पब्लिश किया गया। तो इंडिया में हम लोग कास्ट के डाटा को ये सेंसस के तौर पे अलग से पब्लिश अभी नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क के बारे में। सस्टेनेबल डेवलप फॉर एसडीजीएस मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए कैसा फ्रेमवर्क हमने तैयार किया है अचीवमेंट के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो निकाला गया है। देखिए नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क क्या होते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ग्लोबल लेवल पे अचीव करने के लिए हम क्या क्या फ्रेमवर्क तैयार करें, जैसे पॉवर्टी के लिए हम क्या क्या चीजों पे काम करेंगे, वो हो गया फ्रेमवर्क, है ना। उन सारे फ्रेमवर्क का जो है वो स्कोर जो है हम लोग नेशनल लेवल पे, इंडिया के लेवल पे हर एक राज्यों का स्कोर डिसाइड करेंगे। स्कोर के हिसाब से हम ये चेक कर पाएंगे कि क्या इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ग्लोबल इंडिकेटर्स को हम लोग इंडिया के इंडिकेटर्स के तौर पर लॉन्च करेंगे ताकि हम एसडीजी के टारगेट को पूरा कर पाए। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे होता है ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, हम नेशनल लेवल का निकाल रहे हैं जहां पे हम अपने अपने राज्यों को कंपेयर करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अचीवमेंट को लेकर। 2019 में मिनिस्ट्री ने इसके लिए गाइडलाइन भी निकाली थी। ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क की अगर बात करें तो ये इंटरनेशनल लेवल पे निकाला जाता है जिसमें हर एक कंट्री को एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है और उस कंट्री के कंपैरिजन में हम ये ख्याल रखते हैं कि वो कंट्रीज जो है उनका स्कोर क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए। हर एक गोल के हिसाब से उनका स्कोर देखा जाता है। इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स को फ्रेमिंग मिनिस्ट्री बनाया है जो कि ये फ्रेमवर्क जारी करेगी, पैरामीटर्स डिसाइड करेगी जिसके हिसाब से रैंकिंग दी जाएगी। ठीक है, और नेशनल इंडिकेटर रैंकिंग का फ्रेमवर्क जो है वो 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स निकाल चुकी है। कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज है, दिस इज द लास्ट वन। सबसे पहले ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको निकाला था। इसमें हम लोग ग्लोबल लेवल पे जेंडर्स में किस तरीके का कंपैरिजन या डिस्पैरिटी चलती है उसको चेक करते हैं। 4 पैरामीटर देखे जाते हैं औरतों और मेल्स को कंपेयर करने के लिए, जैसे कि उनका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कितना है, एजुकेशन कितना अटेन किया, हेल्थ रेट क्या है वुमेन का और मेल का, और पॉलिटिकल इंपावरमेंट कितना है। जितना ज्यादा गैप मतलब उतना ज्यादा डिस्पैरिटी है। इंडिया का जो रैंक है वो 127 है 2023 के हिसाब से। इंडिया ने लोकल लेवल पे लोकल गवर्नेंस यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्यूनिसिपैलिटी उसमें 44.4% तक वुमेन को रिप्रेजेंटेशन अचीव कर लिया है। जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ये इंडेक्स निकाला है। इसमें हम लोग देखते हैं कि गर्ल्स को क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से। यूएचसी सर्विस कवरेज इंडेक्स की बात करें, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का ये इंडेक्स है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक इसको निकालते हैं जिसमें हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से कंट्रीज ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में अच्छा स्कोर किया है। इसमें 0 स्कोर है तो वर्स्ट परफॉर्मर है, 100 है तो बेस्ट है। इंडिया का स्कोर 2021 में जो है वो डिक्लाइन हुआ है, 63 हो गया है, 2019 में 64 था। पाथ टू इक्वल रिपोर्ट की बात करें तो यूनाइटेड नेशन वुमेन और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने मिलकर इसको निकाला है। इसी रिपोर्ट में 2 इंडेक्स निकले हैं। पहला है वुमेन एम्पावरमेंट इंडेक्स जिसमें वुमेन कितनी सशक्त है उसको देखा जाता
जाता है। एक है ग्लोबल जेंडर पैरिटी इंडेक्स, मतलब विमेन जो है वो मेन के कंपैरिजन में हर एक सेक्टर के अंदर कितनी इक्वल है वो चेक किया जाता है। टेक्निकल टर्म डिक्शनरी फॉर इंडियन लैंग्वेज की बात करेंगे, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के द्वारा ये नई जो आपकी इंडियन लैंग्वेज की डिक्शनरी है इसको डिस्प्ले किया जाएगा, जिसमें 10 इंडियन लैंग्वेजेस जो है वो इंक्लूड होंगी। 8 तो इसमें से मतलब 10 लैंग्वेजेस जो है वो 8th शेड्यूल का ही पार्ट है जिसमें डिक्शनरी निकलेगी, जैसे आपकी बोडो, संथाली, डोगरी, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, सिंधी, मैथिली और संस्कृत। अब CSTT की बात करें तो 1961 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा इस टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश किया गया था। ये जो आपका कमीशन है आर्टिकल 344 के अंदर ही आता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, सारी की सारी इंडियन लैंग्वेजेस जो है उसमें टेक्निकल टर्म्स का एक डिक्शनरी जो है वो प्रिपेयर करके रखना। सो दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। हमारा ये जो सेक्शन है सोशल इश्यूज का ये इससे कवर होता है। आगे मिलेंगे हम जल्द ही PT 365 के साइंस एंड टेक के पार्ट के साथ। रेस्ट ऑफ द PTs आर ऑलरेडी कवर्ड, आपको चैनल पे मिल जाएंगे। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।